बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ह्यूमन राइट्स फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सब बहुत खुशबाश होंगे और सब ने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया होगा। नहीं किया तो जल्दी से सबसे पहले आज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जल्दी से लाइक को भी प्रेस कर दें। बेशक अभी मैंने स्टोरी नहीं भी सुनाई तो मुझे आज लाइक चाहिए, लाइक जल्दी से प्रेस कर दें। ठीक है, चलिए जी। जो हमने स्टोरी स्टार्ट करनी है उसका नाम है हमें दरकार है तू, बाय सुमेरा यूनस हारून। मुकम्मल नावल है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। भाई आज तो मलका आलिया की खुशी दीदनी है, चेहरा यूं लाइटें मार रहा है जैसे किसी की चमकती चंदिया। हसन भाई ने ड्राइंग रूम में दाखिल होती अपनी जोजा सारा को देखा और बेजार सी सूरत बनाए बैठी माहीन इब्राहिम को आंख मारकर अजराहे शरारत कहा। आज का सूरज इस घर के मकीनों के लिए जोशो खरोश भरी मसरूफियत लिए तुलू हुआ था। घर भर का लाडला राज दुलारा खिजर अब्बास 4 साल बाद लंदन से एमए की डिग्री लिए लौट रहा था। मम्मी और मम्मा सुबह से किचन को रौनक बख्शे हुए थीं। सारा ने मैके में कदम रखते ही अपने 3 बरस के फर्जंद अर्जुमंद इर्तिजा को उसके वालिद के सपुर्द किया और मुलाजमा के सर पर खड़े होकर घर की तफसीली सफाई की ठानी। नानी अम्मी भी नवासे की मोहब्बत में दौड़ी आई थीं और अब किचन से लाउंज और लाउंज से लॉन तक का हामता कामता सफर बेटी और मुलाजमीन को हदायत देते हुए जारी सारी था। इस सारे मंजर में एक माहीन इब्राहिम थी जिसकी बेजारी और लाताल्लुकी माजी में खिजर के साथ गुजारे हुए उन लम्हात की मरहूने मिन्नत थी जो इतने खुशगवार हरगिज नहीं थे। खिजर के नाम के साथ ही से वो थप्पड़ बड़ी शिद्दत से याद आ जाता था जो उसकी माँ ने जिंदगी में पहली बार उसे मारा था, और ये पुरतशद्दुद वाकया भी खिजर की मेहरबानी का ही नतीजा था। सो उसने थप्पड़ सहने के बाद खिजर से जिंदगी भर बात ना करने का कसद करते हुए सोचा, बाबा उसके बाप होने के बावजूद ताया होने की हैसियत से मेरी जिंदगी में हमेशा अहमियत रखेंगे और मम्मा खाला होने की हैसियत से मेरे लिए हमेशा काबिल एहतराम रहेंगी, मगर इससे मुझे कोई रिश्ता मंजूर नहीं, न ताया ज़ात का न खाला ज़ात का। जिस रोज़ उसने ये फैसला किया उसी रोज़ घर के बड़ों ने खिजर के साथ उसका मंगेतर का रिश्ता तख्लीक करके एक और रिश्ते का इजाफा कर दिया था, और ये नया रिश्ता तो उसके लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि चेहरे पर 5 उंगलियों का डिज़ाइन भी तो उस रिश्ते से इनकार की बदौलत ही तो प्रिंट हुआ था। भाई तो मलका आलिया की खुशी दीदनी क्यों ना हो, पूरे 4 बरस बाद अपने इकलौते भाई की सूरत देखूंगी। घर भर मसरूर था और मसरूफ भी, सवाए माहीन इब्राहिम के। पेपर्स का बहाना भी खूब था, हाथ में किताब धोखा देने का बेहतरीन जरिया बनी हुई थी, जबकि जहन इस मसरूफियत में लगा हुआ था कि सुबह से लेकर खिजर की आमद तक ये मखसूस फिक्रा 4 बरस बाद खिजर लौट रहा है कितनी बार मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ जुबानों से अदा हुआ था। क्या बात है, हमारी गुड़िया कुछ उदास है या फिर बोर हो रही है। हसन भाई ने उसकी बेजार सूरत देखकर इस्तफसार किया। हाय क्या बताऊं हसन भाई कि इस दिल नाजुक पर क्या क्या बीत रही है। इस नाजुक जान को तो बड़ा कभी दुख लाहिक है। उसने महज सोचा और बस इतना कहा, पेपर्स की परेशानी ने सुख बर्बाद किया हुआ है मेरा। हाय मैं बिचारी, उसने सर दाह भरी। जब से होशो शऊर की दुनिया में कदम रखा खुद को वाली से महरूम पाने के बावजूद मम्मी को हमेशा अपनी तरफ शेर की निगाह से देखते पाया। अलबत्ता उस खिजर के बच्चे के वारी सदके होती रहती थी। आज फिर माजी के वाकयात नए सिरे से याद आ रहे थे। पेपर्स को तो तुम फजूल में ही हिसाब पर सवार करती हो। मैं जब स्टूडेंट था एग्जाम्स के दौरान भी बेफिक्री से जीता था और पेपर से महज एक रोज कबल किताब खोल के देखता था। हसन भाई ने इर्तिजा को सोफे पर लिटाया और खुद सेंट्रल टेबल पर पांव फैलाकर किसी कदर बेपरवाही से अपनी माजी का कारनामा सुनाने लगे। सिर्फ एक रोज पहले, हैरत से उसकी आंखें पूरी खुल गईं। फिर क्लियर हो जाते थे? हाँ, शानदार तरीके से। अजब बेनियाजी सी बेनियाजी थी। वो कैसे? अगर मैं सारे राज बता दूं तो तुम तो मेरी पक्की सहेली बन जाओगी। हसन भाई ने एकदम से बेमुरवती दिखाई और उठ खड़े हुए, मगर वो राज छुपा कर भी आया कर गए थे। यकीनन बूटियां तैयार करते होंगे। इतनी हिम्मत खुद में पाती तो मैं भी यकीनन यही करती। पढ़ाई से बेजार दिल को पास होने का आम पाकिस्तानी तरीका बड़ा भाया। देखूं तो सही हमारी जोजा मोहतरमा कहाँ रह गई हैं। बड़ी देर से सूरत नहीं दिखाई। ख्वाह ही खुद को कंवारा महसूस करके खुश हो रहा हूँ। तो जब तक वो अपने दर्शन नहीं कराती इस वक्त तक खुश हो लें। खुश सेहत के लिए नुकसानदेह तो नहीं। हसन भाई की बात पर वो बदमजा हुई। दुरुस्त, खुशी बिल्कुल नुकसानदेह नहीं, मगर हकीकत पसंदी में भी काफी फवायद पोशीदा हैं जो मैं तुम्हें कभी फुर्सत में बताऊंगा। अब तुम रट्टे लगाओ, मैं चला। रट्टे कैसे लगाऊं, किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा। खुशी के 4 बरस कितनी जल्दी बीत गए। उसने एक ठंडी सर्द आह भरते सोचा। पहले ही मौसूफ खुद को बड़ी तोप चीज समझते थे, अब तो शायद मिजाज ही न मिले। दिल बहलने को किसी तरह आमादा ही नहीं था। खैर मुझे इससे क्या गर्ज, चाहे
मिजाज मिले या ना मिले, मगर एक बात तय है, मैं जो उससे मंगनी तोड़ने और जिंदगी भर बात ना करने का कसद किए बैठी हूँ, उसे निभाना है। खुद से खुद से ये अहद इन 4 बरसों में वो कितनी बार कर चुकी थी, कोई हिसाब था ना शुमार। बहरहाल मगर वो ये अहद करने के बाद मुतमईन जरूर हो जाती थी, लेकिन आज दिल अजीब बेइत्मीनानी का शिकार था। माहीन उसी पल नानो से आवाज देती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। जी नानी अम्मी, उसने गर्दन मोड़ के देखा। नानी अम्मी की जान, सुबह से किताब किताब में आंखें लगाए बैठी हो, थोड़ा रेस्ट कर लो। नानी अम्मी ने उसके बराबर बैठते हुए बादाम के हलवे की प्लेट उसे थमाई और चाय सेंट्रल टेबल पर रखी। तुम्हारी माँ का तो बस नहीं चलता कि वो पूरी किताब को तावीज की तरह पानी में घोलकर तुम्हें पिला दे। बस ग्रेड शानदार बनना चाहिए, चाहे उसके हसूल के लिए बच्चा नीम जान हो जाए। उसे बड़ी पावरफुल पार्टी की सपोर्ट हासिल हो गई थी, सो उसने किताब के साथ हलवे की प्लेट भी सेंट्रल टेबल पर रख दी। सारे इंपॉर्टेंट सवाल याद कर लिए हैं नानी अम्मी, अब सर दस से फटा जा रहा है। कहने के साथ वो नानी अम्मी की गोद में सर रखकर लेट गई। उसे बिगाड़ने में सारा हाथ नानी अम्मी के लाड का था, जिसका इजहार मम्मी बरमला करती थी, मगर नानी अम्मी की गैर मौजूदगी में। बस काफी है, पढ़ाई को ज्यादा हवासों पर सवार करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी माँ से मैं खुद निमट लूंगी। महफूज मुस्तकबिल की गारंटी मिलते ही उसने मोबाइल हाथ में लिया और अपने मनपसंद काम में लग गई। सखियों, प्रिंस चार्ल्स के आने में फकत चंद घंटे रहते हैं। घर में चिराग कर दिया गया है, राहों में गुले गुलाब बिछा दिए गए हैं, और मेरा दिल इस वीआईपी प्रोटोकॉल पर अगर अंदर ही अंदर पेचोताप खा रहा है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये इतना हक तो रखता ही है। मैसेज टाइप करके उसने अपने दोस्तों के ग्रुप में सेंड कर दिया, जिसे उसकी दोस्त जुनैरा, सुहाब और दुआ ने बैक वक्त रिसीव किया। हाँ, नाशुक्रे लोग इतना हक तो रखते ही हैं। महीन का टेक्स्ट तीनों के पास पहुंचा था, मगर उनके कायम करदा असूलों के तहत जवाब सिर्फ जुनैरा की तरफ से आया था, और अब जुनैरा का रिप्लाई भी तीनों के नंबर्स पर पहुंचा था। इन चारों ने डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में अपना एक ग्रुप बना रखा था, जिसके सबब मैसेज बैक वक्त सब दोस्तों के पास पहुंचता था। इस तरह वो सारा दिन एक दूसरे से गप्पे लगाती रहती थी, यानी छुट्टी के बाद भी वो साथ साथ होती थी। अब इसमें नाशुक्री की क्या बात। खफा खफा से अंदाज में उसने मैसेज सेंड कर दिया। असूल के मुताबिक अगले टेक्स्ट के रिप्लाई की जिम्मेदारी सुहाब पर थी, सो चंद लम्हों बाद ही मैसेज रिसीव हो गया। डियर प्रिंस चार्ल्स तुम्हारे घर तशरीफ ला रहे हैं और तुम्हारा दिल पेचोताप खा रहा है। इसे नाशुक्री के अलावा अगर कुछ और कहें तो क्या, तुम बता दो। मेरे माजी के मुतालिक सब कुछ जानते हुए भी तुम लोगों की मुझसे भंगड़ा डालने की तवक्का ने मुझे बिल्कुल मुतहैयर नहीं किया, क्योंकि तुम लोगों की तोता चश्मी तो मैंने उसी रोज देख ली थी जिस रोज तुम लोग उस प्रिंस की तस्वीर देखकर मेरी परवाह छोड़कर उसके गुन गाने लगी थी। उसने गुस्से से मैसेज सेंड किया और मोबाइल ऑफ करके एक तरफ डाल दिया। सारे के सारे गद्दार मेरे ही नसीब में हैं। ये एक जुमला तो गोया अब उसका तकिया कलाम बनता जा रहा था। उसने नानी अम्मी की गोद में सर घुसेड़कर आंखें मूंद ली। फकत चंद घंटे हैं सुकून के, जूं ही बीतेंगे इत्मीनान भी तमाम होगा। जहनी रो एक बार फिर बहक गई, मगर जिस तरह उसने माजी में मेरे साथ धोखे और ड्रामे किए, अब उसे ऐसे किसी भी मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। माजी की सोचों से छुटकारा पाना मुहाल हुआ था, तो थक हार कर उसने ध्यान हटाने की बेकार मुशक्कत तर्क करके दिल को उसके हाल पर छोड़ दिया। सारा, अगर सिंगल एंट्री में पेमेंट में एक्सपेंसेस हो और डाटा में एक्रूड हो, तो बैलेंस शीट में डाटा वाली रकम लेंगे या दोनों को जमा करके रिकॉर्ड करेंगे। खिजर ने ऐन उसी लम्हे किन अखियों से माहीन को देखते हुए मौजू बदला, जब माहीन को अपने पसंदीदा मौजू छेड़े महज चंद पल ही गुजरे थे। चंद माह बाद सारा के ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही उसकी शादी मुतवक्का थी, और आजकल सारा की शादी एक ऐसा मौजू था जिसे छेड़ने के बाद अगर उसे मिनटों में खत्म करना पड़ता तो वो बदमजा हो जाती। और इस वक्त खिजर की यह मुदाखलत उसके लिए भी नागवार गुजरी थी कि ये हरकत दानिस्ता उसको छुड़ाने के लिए की गई थी। बस उतर आया अपनी वही थर्ड क्लास घटिया हरकतों पर। कहने को आई काम, मगर हरकतें वही जाहिलों जैसी। खुदा जाने क्या अदावत है इसे मुझसे, जहां मेरा पसंदीदा मौजू शुरू हो वहीं अपनी टांग अड़ाकर मेरा नापसंदीदा मौजू छेड़ देता है। वो बड़बड़ा रही थी। खिजर ने उसे चिढ़ाने के लिए मौजू बदल दिया है, ये माहीन का ख्याल था, तो कुछ ऐसा गलत भी नहीं था। खिजर उसको चिढ़ाने में कामयाब हो जाने के बाद अपनी मखसूस दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लबों पर सजाए कन अखियों से उसे देख रहा था। वो मुंह फुलाए अपने बाएं तरफ लगे दरख्तों की कतार में निगाहें जमाए हुए थी, जहां कब्बों की बारात उतरी हुई थी। वो तीनों इस वक्त वाकई इरादे से निकले थे। तुम क्या कवों की गिनती कर रही हो? एक बार फिर वही उसका दिल जलाने के लिए पोजीशन संभाल चुका था। जी, तुम्हें कोई एतराज? दिल की खौरन को छुपाते हुए उसने बज़ाहिर सुकून से कहा। नहीं भई, मुझे क्यों एतराज होने लगा, उसने सुकून से कहा। बल्कि अच्छा है, इस तरह तुम्हें गिनती तो आ जाएगी। वो उसे तपाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था।
पढ़ाई से खास लगाव ना होने के बायस रिजल्ट भी गुजारे लायक आता था। नालायक स्टूडेंट के ताने से जब भी मौका मिलता माहीन को जरूर नवाजा जाता। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, बेहतर है तुम अपनी बकवास खुद तक ही महदूद रखो। वो ज्यादा देर तक खुद को पुरस्कून रखने की कोशिश में कामयाब ना हो सकी तो चीख उठी। उफ मेरे खुदाया, यार तुम तो हत्थे से ही उखड़ जाती हो। अच्छा सॉरी, ये लो चॉकलेट खाओ। उसने जेब से चॉकलेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। मुझे नहीं खानी। ले भी लो, अब क्या तुम्हारी मिन्नतें करूं। उसने जबरदस्ती उसके हाथ में चॉकलेट थमा दी। वो अक्सर उसे जिद करने के बाद उसकी फेवरेट चॉकलेट से ही उसका मूड बहाल करता था। सो इस वक्त भी उसने चॉकलेट उसके हाथ से लेकर खोल ली थी, मगर अगले ही पल उसका चेहरा खिफत और शर्मिंदगी के मारे सुर्ख पड़ गया। चॉकलेट के खाली रैपर में मजीद रैपर डालकर उसे निहायत खूबसूरती से चॉकलेट की शक्ल दी गई थी। खिफत और गुस्से ने बैक वक्त जलगार की। तुम जैसे बेहुदा शख्स से जितनी ऊंची हरकतों की तवक्का रखी जाए कम है। उसने पूरी कुव्वत से चॉकलेट के खाली रेपर को उसके मुंह पर मारे और तेज तेज कदमों से उसके आगे से निकल गई। तुम्हें खुदा जाने क्या पड़ी रहती है हर वक्त उसे तंग करने की। सारा ने बेजार सी सूरत बनाकर उसे टोका तो उसके लबों पर मजलती महसूस सी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई और वह सीटी पर टाइट टैनिक सॉन्ग की धुन बजाता माहीन के पीछे चल दिया। सारा, अगर फारिग हो तो प्लीज मुझे ये सवाल समझा दो। वो सारा के कमरे में दाखिल होते ही बोली, मगर अगले पल वहां खिजर की मौजूदगी का एहसास होते ही उसका मूड ऑफ हो गया। वो आज दोपहर का वाकया दोबारा अपनी पूरी जुजियात के साथ ज़हन की स्क्रीन पर चलने लगा। कल उसका मैथ का टेस्ट होना था। मामूल के मुताबिक वो दोनों अपने अपने टेस्ट की तैयारी लाउंज में बैठकर कर रहे थे। सारा चूंकि अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी, लिहाजा आज के दिन उसकी ट्यूटर मम्मी थी। घर और किचन के बाकी काम भी निपटाने के सबब मम्मी ट्यूटर के फ्राइज ज्यादा खूबी से अंजाम नहीं दे पा रही थी। सो उसे टेस्ट की तैयारी का कहकर खुद किचन में किसी काम से चली गई और जिस वक्त उसे लगा कि अब जमाइयाँ ले लेकर उसका जबड़ा तड़कने वाला है, तब उसने खिजर को कहते सुना, आओ माहीन बैडमिंटन खेलें। उसने अपने हाथ में मौजूद किताब को सामने मेज पर रखते हुए कहा। उसने शायद टेस्ट की तैयारी कर ली थी। मैं कल के टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ। अगरचे ऐसी पुरकशी शोफिर को ठुकराने पर उसके दिल ने बड़े जबरदस्त तरीके से एहतजाज किया, मगर उसने बज़ाहिर सुकून से जवाब दिया, टेस्ट तो कल होगा ना, अभी तो बहुत टाइम है, रात को कर लेना। मम्मी आकर अभी टेस्ट लेंगी। उसके लहजे में कुछ कुछ पसपाई थी। मैं कह दूंगा मैंने ले लिया है। वो मुसलसल उसे उकसा रहा था। वो सबूत मांगेंगी। नहीं मांगेंगी, मेरी बात ही सबूत है। माहीन को उसका फखर से कहना एक आंख नहीं भाया, लेकिन बात सच थी। वो घर के हर फर्द की नज़र में निहायत जिम्मेदार और समझदार बच्चा था। अब चलो भी। उसने उसे सोचों में गिरे देखकर हाथ पकड़ के उठाया। दिल तो पहले ही बेईमान हो रहा था, सो फौरन उठ गई। माहीन अभी इन्हें खेलते हुए बमुश्किल 15 मिनट गुजरे होंगे कि अम्मी ने लॉन में आकर उसे पुकारा। वो हड़बड़ाकर पलटी। किजर की सर्विस करवाई गई शटल कॉक उसके कंधे पर आकर लगी। जी मम्मी, उसने कंधा से हिलाते हुए मम्मी को जवाब दिया। आप शायद टेस्ट की तैयारी कर रही थी। मम्मी ने तेज लहजे में तफ्शीश का आगाज किया। कर ली मम्मी, उसने फर्माबरदारी से जवाब दिया, और मैंने खिजर को टेस्ट भी दे दिया है। व्हाट? खिजर वहीं से चीखा। तुमने कब मुझे टेस्ट दिया है? माहीन इतना झूठ नहीं बोलते। उसने तोता चश्मी की हद कर दी। खिजर, सदमे से उसकी आवाज हलक में अटक गई। मम्मी झूठ बोल रहा है ये। वो रोहांसी हो गई। झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा हूँ तो दिखा दो आनी को वो टेस्ट कॉपी जिसमें तुमने टेस्ट दिया है। 2 मिनट में अंदर आओ माहीन तुम। मम्मी हुक्म सादिर करके चली गई। माहीन ने शिकायती निगाहों से उसे घूरा। मजबूरी थी डियर, अगर ऐसा ना करता तो यकीनन कल तुम टेस्ट में फेल हो जाती, और फिर मुझ जैसे ज़हीन बंदे की कसम, अगर फेल हो जाती तो मेरी बेइज्जती तुम होती ना। उसके लबों पर वही मुस्कुराहट थी जो उसके दिल को जला के खाक कर देती थी। इतना ही अपनी बेइज्जती का ख्याल था तो फिर खेलने की ऑफर क्यों की? करने देते मुझे टेस्ट की तैयारी। वो उसके जलने कुड़ने से महसूस होता रहा। ये ख्याल उसे गुस्सा जब्त करने पर मजबूर कर रहा था। यार बोरियत भी तो दूर करनी थी ना। उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। गुस्सा जब्त करना बहुत मुश्किल हो गया। उसने पूरी कुव्वत से रैकेट उसकी तरफ उछाला। अगर वो बर वक्त उछलकर साइड पर ना हो जाता तो उसके चेहरे पर तजरीदी आर्ट का शाहकार नमूदार हो चुका होता। अल्लाह करे तुम खुद ही कल टेस्ट में फेल हो जाओ। वो तनफन करती अंदर बढ़ गई, और अब इस वक्त मैथ्स का वही सवाल वो सारा से समझ नहीं आई थी, जिससे अगर वो शाम में निपट लेती तो इस वक्त और अब इस वक्त मैथ्स का वही सवाल वो सारा से समझ नहीं आई थी, जिससे अगर वो शाम में निमट लेती तो इस वक्त सुकून से सो तो सकती थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मैं समझा देता हूँ। आखिर मुश्किल वक्त में अपने ही अपनों के काम आते हैं। उसे देखते ही वो फिर फॉर्म में आ गया। फार्मूले वाले सवाल हैं, टैली ही नहीं हो रहे हैं। वो मुकम्मल तौर पर उसे नज़रअंदाज करते हुए सारा के पास बेड पर जा बैठी।
माहीन, फिर तुमने आनी को वो टेस्ट कॉपी तो जरूर दिखाई होगी जिसमें तुमने आज मुझे टेस्ट दिया था। वो सोफे से उठकर बेड पर उसके सामने आ बैठा, उसके चेहरे पर संजीदगी जबकि डार्क ब्राउन आंखों में बुला की शरारत नाच रही थी। खिजर, कुछ देर खामोश हो जाओ, मुझे सवाल समझाने दो उसे। पेशतर इसके कि वो कोई जवाब देती, सारा ने मुदाखलत करके उसे खामोश करा दिया और वो भी बड़े आराम से बैठकर उसके फारिग होने का इंतजार करने लगा। जो ही वो सवाल समझकर उठने लगी, वो फिर बोल उठा, तुमने बताया नहीं माहीन कि आनी ने फिर तुम्हारे साथ कौन सा मैच खेला, रेसलिंग या फिर बॉक्सिंग? गुस्सा तो उसे इस कदर आ रहा था कि वो गुलदान उठाकर उसे दे मारती, मगर उसने बड़ी मुश्किलों से गुस्सा जब्त किया और उसकी बात को नजरअंदाज करती बाहर आ गई। लगता है इस बार नाराजगी शदीद नोयत की है। माहीन के मुसलसल खामोश रहने पर उसने नतीजा अखज़ किया। अब क्या किया जाए? तुम कुछ नहीं करो, वो खुद ही कुछ कर लेगी। सारा ने मैगजीन की वर्क गर्दानी करते हुए कहा, कल वीकेंड है, मोहतरमा खसूसी तौर पर तुम्हें डांट पड़वाने के लिए नानी अम्मी की तरफ जाएंगी। पीछे पीछे तुम भी पहुंच जाना। नानी अम्मी की डांट सुन के उससे एक्सक्यूज करके 3-4 रोज हंसी खुशी गुजार लेना और फिर अपनी औकात पर आ जाना। वैसे एक बात बताओ। वो मैगजीन एक तरफ डालकर मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। तुम्हें जब उसकी नाराजगी की इतनी परवाह है तो उसे इतना तंग ही क्यों करते हो? पता नहीं यार। उसने गोद में रखा कुशन उछाला और जमाई लेते हुए उठ खड़ा हुआ। अगले दिन उनकी तवक्का के ऐन मुताबिक वो खाने की मेज पर मम्मी से नानी अम्मी की तरफ जाने की इजाजत तलब कर रही थी। उसे सारी दुनिया में नानी अम्मी ही अपनी वाहिद हमदर्द और गमगुसार नजर आती थीं, जो उसकी जो उसकी बात समझती थी, वरना मम्मी की नज़र में तो वो निहायत निकम्मी और बेवकूफ़ थी। अपने अंदाजे के सही होने पर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। उसने नानी अम्मी की अदालत में रो धो के निहायत मजलूम बनकर खिजर के मुजालिम का मुकदमा दर्ज कराया। नानी अम्मी ने उसी वक्त फ़ोन खड़का के खिजर को पेशी के लिए बुलवा लिया था, लेकिन खिजर चूंकि उस रोज़ कुछ मसरूफ़ था, लिहाजा उसने अगले रोज़ लंच के बाद आने का वादा कर लिया था। वादे के मुताबिक वो सारा के साथ लंच के बाद पहुंच गया था और अब सर झुकाकर पिछले 8 मिनट से नानी अम्मी से डांट की क्लास ले रहा था, बगैर अपनी सफाई में एक लफ्ज कहे। चलो अब एक्सक्यूज करो माहीन से। बिल आखिर जज साहब ने फैसला सुना दिया। क्या? वो यूं चीखा जैसे उसे किसी मामूली जुर्म में फांसी की सजा सुना दी गई हो। गजब खुदा का, पिछले 10 मिनट से उसकी वजह से डांट मैं सुने जा रहा हूँ और अब माफी भी मैं ही मांगू? ये नहीं हो सकता। ये इंसाफ नहीं है नानी अम्मी, उसने एहतजाज किया। तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या इंसाफ है और क्या नहीं। चलो सॉरी करो फौरन। नानी अम्मी मैं, उसने पहलू बदला। खिजर, नानी अम्मी ने आंखें दिखाईं। ओके नानी अम्मी, सिर्फ आपके कहने पर माजरत कर रहा हूँ। झूठ मूठ की अकड़ दिखाना भी जरूरी था। जी तो मलका आलिया, वो उसकी सिमत मुतवज्जा हुआ। खादिम से आपकी शान में गुस्ताखी करने की खता सरजर्द हुई है। अजराह करम, इस खाकसार की खता से सरफे नजर करते हुए इसे अपने साया आतफत में लेकर उसकी इज्जत अफजाई फरमा दीजिए। उसने सीने पर हाथ रखकर माहीन के सामने झुकते हुए कहा, देखा नानी अम्मी, आपने किस कदर तंजिया माजरत है। सीधी तरह यक हरफी सॉरी नहीं कह सकता। इतना लंबा चौड़ा बयान देने की क्या जरूरत थी? वो अब भी नाखुश थी। अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी, उसने बकायदा कान पकड़ लिए। बस चंदा, अब खत्म करो, नानी अम्मी ने चमकारते हुए कहा। अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। तुम लोगों की लड़ाई में मेरे कमरे का वक्त नहीं, तुम लोगों की लड़ाई में मेरे आराम का वक्त निकल गया। लंच के बाद उनका कुछ देर आराम करना लाजमी अमर था। 16 साल की हो गई हो माहीन, लेकिन अभी तक बचपना नहीं गया। अब क्या तुम्हें जब भी कोई मसला होगा तो इस तरह दादों के पास आओगी? यह तमस्कर उड़ाता अंदाज उसके इकलौते मामू की इकलौती बेटी जरनाज का था, जिसकी मौजूदगी को वो अक्सर भूल गए थे। लेकिन उसने पूरा मैच लाइव देखा था और अब तबसरा कर रही थी। फैजान मामू ने लव मैरिज की थी। बाद में लव तो खत्म हो गया, अलबत्ता मैरिज रह गई थी। फायजा फैजान की क्लास फेलो थी और मुल्क के बड़े सनतकार की बेटी थी। किसी को खातिर में ना लाना फायजा का मशगला, गुरूर और उनकी फुल टाइम जॉब और दूसरों को हकीर जानना उनका मकसद हयात था। सोशल वर्कर थीं, घर पर कम ही टिकती थीं। उनकी कोख से जन्म लेने वाले दोनों बच्चे माँ की पाउडर कॉपी थे, ना सिर्फ शक्लो सूरत में बल्कि मिजाज में भी। बड़ा बेटा दाऊद फैजान लंबे बाल, हाथों में बैंड और कानों में बाली की वजह से इन तीनों की मुतफक्का राय से छिछोरी हसीना करार पाया था। एमबीए के फाइनल सेमेस्टर में था और घर में शाजो नादर ही पाया जाता। उसके सारे दोस्त उसी किस्म से ताल्लुक रखते थे। लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह बदलना उसकी हॉबी थी। मुख्तसर तौर पर अगर एक हरफी तारीफ की जाए तो जहन में लफ्ज ओबाश जलवा अफरोज होता। दूसरे नंबर पर बेटी, जिसका नाम तो जरनार था, लेकिन इन तीनों के लिए ये नकचिड़ी थी। मिजाज में अपने भाई के बराबर थी। जीन्स और स्लीवलेस
टॉप के अलावा किसी दूसरे लिबास में लोग उसे कम ही देखते थे। वो जब भी नानी अम्मी के घर आते तो सिवाय नानी अम्मी के बाकियों से मुलाकात शाज़ और नादिर ही हो पाती, और अगर मुलाकात हो भी जाती तो बात हेलो हाय से आगे बढ़कर तंज तमस्कुर पर आकर रुकती। इस वक्त भी तीनों को जरनार का अपने मामले में मुदाखलत करना नागवार गुजरा था, मगर पेशतर इसके के माहीन इस बात का जवाब देती खिजर बोल उठा था, एक्सक्यूज मी, आप कौन? उसने 2 मिनट में बेइज्जती कर दी। मैं जिस घर में तुम बैठे हो इसकी मालिक हूँ, उसने फौरन जताया। अच्छा, कमाल है, खिजर ने मसनूई हैरत का मुजाहिरा किया। मैंने तो सुना है ये घर जहरा खातून का है, उसने नानी अम्मी का हवाला दिया। सुनी सुनाई बातों पर कान नहीं धरते मिस्टर, उसने एकदम उठते हुए कहा। ये घर फैजान अली का है, इस हिसाब से जरनाज फैजान का भी हुआ, और जरनाज अपने घर से नापसंदीदा हस्ती को धक्के देकर भी निकलवा सकती है। फिल्मी हीरोइन की तरह डायलॉग झाड़ते वो धड़ धड़ करती सीढ़ियां सीढ़ियां चढ़ गई। ये नकचिड़ी कुछ ज्यादा ही नकचिड़ी नहीं हो गई? पिछली बार भी इसने अच्छे भले मूड का सत्यानाश कर दिया था। क्या ख्याल है इस बार इसे कुछ सबक न सिखा दिया जाए? ऐसे लोग किसी भी बात से सबक हासिल नहीं करते, लिहाजा तुम्हारी कोशिश रायगा जाएगी। सारा ने इसे फजूल मुशक्कत से बचाना चाहा। सबक ना सही, सजा तो बनती ही है इस बदतमीजी पर। इसे भी पता चलना चाहिए कि आखिर इसने पंगा किससे लिया है। अच्छा, तो क्या कर लोगे तुम? मैं तो अपना काम बहसनो खूबी निपटा लूंगा, मगर तुम लोगों को जो करना है वो सुन लो, उसने दोनों के करीब खिसकते हुए कहा। सारा, तुम्हें याद है जब तुम सेकंड ईयर में थी तब तुमने फर्स्ट ईयर फूल बनाने के लिए मिर्चों वाले लड्डू बनाए थे? हाँ याद है, मगर इस बात का यहाँ क्या जिक्र? तुम बस वो लड्डू मुझे बना दो। इस वक्त तमाम मुलाजमीन भी सर्वेंट क्वार्टर में हैं, तुम जल्दी जल्दी वो लड्डू बना दो। ज्यादा नहीं, बस 3-4 काफी हैं। तब तक मैं एक अच्छा सा मिठाई का पैकेट लेके आता हूँ, बाकी काम लड्डू बनने के बाद होगा। वो जल्दी जल्दी हदायत देता उठ खड़ा हुआ। बस जल्दी ये काम निपटाओ, मैं अभी 2 मिनट में वापिस आया। वो दोनों इसकी हदायत पर उठकर हुक्म की तामील में लग गईं। वो मिठाई का खाली पैकेट लिए 5 मिनट में आ गया था और पिसी हुई मिर्चों वाले लड्डू 20 मिनट में बन गए थे। खिजर ने इन लड्डुओं को निहायत खूबसूरती से पैक कर दिया। अब उस नकचिड़ी की किसी फ्रेंड का नाम पता चल जाए तो हम उसके नाम से ये लड्डू उस तक पहुंचा दें, मगर पता नहीं इस नकचिड़ी की कोई दोस्त है भी या नहीं। खिजर ने इस्तफहामिया निगाहों से दोनों की तरफ देखा। जवाबन दोनों ने लाइलमी के इजहार के तौर पर कंधे उचकाए। एक काम करो सारा, तुम सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाओ और अब्दुल को बुला लाओ। ध्यान रहे सिर्फ अब्दुल, बाकी कोई यहाँ ना आने पाए। फिर मैं बाहर से कॉल करके नकचिड़ी को बुलवाऊंगा। जब वो फोन सुनने नीचे आएगी तो तुम दोनों उसके कमरे में जाकर उसकी डायरी या उसके मोबाइल से उसके किसी एक दोस्त का नाम मालूम करके आ जाना। बस इतना काम करना, फिर मुझे मेरे मोबाइल पर मिस बेल दे देना, मैं समझ जाऊंगा कि काम हो गया। उसने अपने अगले कदम से आगाह करते हुए हदायत दी। सारा अब्दुल को चाय बनाने के बहाने बुला लाई। अब्दुल के आने के 2 मिनट बाद ही लाउंज में रखा फोन बज उठा। अब्दुल ने फोन अटेंड किया और फिर होल्ड करवाकर वो जरनाज के रूम की तरफ बढ़ गया। उसके रूम में जाते ही दोनों ने बर्क रफ्तारी से जरनाज के बराबर वाले रूम में पनाह ले ली, ताकि जरनाज के निकलते ही वो उसके रूम में बगैर किसी नजरों में आए दाखिल हो सके। किस्मत उनका साथ दे रही थी, क्योंकि जरनाज के निकलते ही जैसे ही वो उसके रूम में आई, सामने ही उन्हें मोबाइल नजर आ गया, जिससे इसकी एक नहीं कई फ्रेंड्स के नाम मालूम हो गए। काम मुकम्मल होते ही उन्होंने कमरा छोड़ने में एक लम्हा भी नहीं लगाया और चुपके से लॉन में आकर खिजर के फोन पर बेल दे दी। 5 मिनट बाद ही खिजर साहब खरामा खरामा गेट से एंटर होते नजर आए। खिजर के करीब पहुंचते ही सारा ने जरनाज के दोस्तों के नाम की लिस्ट पकड़ा दी। यार, नक्सड़ी से मैंने फोन पर फिल्म डायरेक्टर बन के बात की, वो तो लट्टू ही हो गई। अब मैं उसे अपनी फिल्म छिछोरी हसीना में बतौर हीरोइन ले रहा हूँ, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा तो दोनों ही हंस दी। चलो आओ अब अंदर, अब हमारा काम खत्म। उसने लिस्ट में से एक नाम चूज किया और लिस्ट फेंक दी। अब्दुल, उसने टीवी ट्रॉली की साइड में छुपा के रखे मिठाई के डब्बे को निकालते हुए अब्दुल को पुकारा। अब्दुल बोतल के जिन की तरह हाजिर हो गया। ये लो मिठाई का डब्बा और अपनी इस नकचिड़ी मालकन को दे आओ और कहना कि कोई जैन नामी शख्स दे गया है अपनी मंगनी की खुशी में, और ये तुम रख लो। उसने जेब से 200 रुपए निकालकर उसकी हथेली पर रखे। अब्दुल की बातें खिल गईं। और हाँ सुनो, उसने जाते हुए अब्दुल को आवाज दी, अगर इस सारे किस्से में हमारा नाम आया तो याद रखना इन पैसों के बदले 1000 लूंगा। उसने धमकाना जरूरी समझा। आप बेफिक्र रहो साहब, आपका नाम नहीं आएगा। अब्दुल भी शायद अपनी मालकिन से आजिज आया हुआ था, तभी इस एडवेंचर के लिए बखुशी तैयार हो गया। अब वो तीनों लाउंज में टीवी लगाए आने वाले तूफान के इंतजार में बैठ गए, मगर इस तूफान के आने की तवक्का बहुत कम थी। जरनाज के दोस्तों में से कोई भी अपनी मंगनी की खुशी में सिर्फ 5 लड्डू नहीं भेज सकता था, और ना ही अपनी मंगनी की खबर यूं अचानक देगा, लेकिन अगर किस्मत साथ दे तो सब कुछ मुमकिन है। अब्दुल अपना फर्ज निभाकर वापिस आ गया। अब्दुल, अब्दुल, 2-3 मिनट बामुश्किल गुजरे होंगे कि वो अपने कमरे से चीखते हुए निकली और गजबनाक चेहरे के साथ अब्दुल के सर पर पहुंच गई। वो दोनों तो लाताल्लुक
वो दोनों तो लाताल्लुक बन के टीवी की जानिब मुतवज्जा हो गईं, जबकि खिजर वफूर शौक से उस ड्रामे को देखने लगा। क्या बेहूदगी है ये। उसने मिठाई का डब्बा पूरी कुव्वत से अब्दुल को दे मारा। अब्दुल ने निहायत फुर्ती से साइड पर होकर इस ड्रोन हमले से खुद को बचाया। बेहूदगी, मुझे तो लड्डू लग रहे हैं। अब्दुल ने बगैर रोब में आए लड्डू को बिगौर देखते हुए पूछा। तुम्हें कुछ ज्यादा ही बकवास करनी आ गई है। आज देखो जरा मैं तुम्हारी कैसे छुट्टी करवाती हूँ। उसने खिजर को खूंखार निगाहों से घूरते हुए अब्दुल को धमकाया। अब्दुल, जब तुम्हारी यहाँ से छुट्टी हो जाए तो हमारी तरफ आ जाना। हम 1000 500 तुम्हें ज्यादा ही देंगे। खिजर ने इत्मीनान से जल्दी पर तेल छिड़का। अगर तुम्हारे मुंह लगना मैं अपनी इंसल्ट ना समझती तो तुम्हें जरूर इसका जवाब देती। देखे मोहतरमा, इतलान अर्ज है कि मुझे मुंह लगाए बगैर भी आप अपनी अच्छी खासी इंसल्ट करवा चुकी हैं, जाहिलों की तरह चीख चिल्लाकर। अब मजीद की तो देखे मोहतरमा, इत्लान अर्ज है कि मुझे मुंह लगाए बगैर भी आप अपनी अच्छी खासी इंसल्ट करवा चुकी हैं, जाहिरों की तरह चीख चिल्लाकर। अब मजीद की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। बेहतर है कि आप अपने कमरे में जाकर सर पर बर्फ रखें ताकि लड्डुओं की तासीर कम हो। वो मुसलसल उसके गुस्से में इजाफे का बाइस बन रहा था। देखा, आखिर आया हो ही गए ना तुम। मुझे पहले ही पता था। ऐसी होची हरकत तुम्हारे सिवा कोई कर ही नहीं सकता। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो खिजर को उठाकर बाहर फेंक देती। बस जी, जरा नवाजी है आपकी, वरना बंदा किस काम का। उसने सीने पर हाथ रखकर सर को हल्का सा खम किया। वैसे मैं अपना कीमती वक्त फजूल लोगों के पीछे बर्बाद नहीं किया करता। तुम्हें बड़ी खुशफहमी है कि यह हरकत मेरी है। आखिर तुम समझते क्या हो अपने आप को। उसे पतंगे लग गए। बड़ी तोप चीज हो तुम। निमट लूंगी मैं तुमसे भी। बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें मुझसे पंगा लेना। वो गुस्से से खोलते हुए सीढ़ियों की सिमत बढ़ गई। महंगाई से ना डराओ डियर मुझे। मैं मुल्क के बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूँ। महंगाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने पीछे से हाँक लगाई। जरनाज ने ऊपर जाकर दरवाजा जोर से बंद किया कि चारों ने बखूबी सुना। वाह, स्वाद आ गया बादशाहो, खिजर ने चटखारा लेते हुए कहा। मैं खूब जानती हूँ जोया। महज 16 बरस की उम्र में ही अगर माहीन के कई रिश्ते आ चुके हैं तो उसकी वजह महज मेरी बेटी की खूबसूरती नहीं, बल्कि इसकी वो जायदाद है जो उसका बाप मरते वक्त अपनी इकलौती बेटी के लिए तरके में छोड़ गया है। और यही बात मुझे बहुत ज्यादा फिक्रमंद रखती थी कि कहीं इना दानिस्तगी में मेरी बेटी ना कदरे और लालचियों के हत्थे न चढ़ जाए। आज शाम सारा की मायूं थी। घर भर में अफरा तफरी का आलम था। मुलाजमीन से लेकर मालकान तक किसी न किसी काम में मसरूफ थे। सो घर भर के कपड़ों की इस्त्री का काम उसी के सपुर्द था। अपने काम को बखूबी अंजाम देने के बाद जब वो सबके कपड़े हैंग करके वार्डरोब में लटका रही थी, तब उसे मम्मी के दुपट्टे की गैर मौजूदगी का इल्म हुआ। इस दुपट्टे का पूछने वो मम्मी के पास आई थी, लेकिन किचन से आती मम्मी की फिक्र में डूबी आवाज ने उसके कदम रोक दिए। चलो, आज की तकरीब में जब मैं माहीन को खिजर के नाम की अंगूठी पहनाऊंगी तो तुम्हारी ये फिक्रें भी दूर हो जाएंगी। मम्मा की आवाज पर वो एकदम चौंकी। ओह मेरे खुदा, खबर अचानक मिली थी सो वो बेतरह चौंकी। इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बिना कर लिया गया। उसे पल भर को अफसोस हुआ, मगर पेशतर इसके कि अफसोस गहरा होता वो कुछ सोच के मुस्कुरा दी। अच्छा लड़का है, हैंडसम, गुड लुकिंग, और बकौल खिजर के कॉलेज की निस्फ फीसद लड़कियां उसकी वजाहत के आगे दिल हार बैठी हैं। तो इस लिहाज से तो मैं खुशनसीब ही ठहरी। वो दिलो जान से राजी हो गई। लेकिन अगर उस हैंडसम को इल्म हो गया कि मैं दिलो जान से राजी हूँ तो वो अपने आपे में नहीं रहेगा। सो बेहतर यही है कि मौसूफ पर अपनी पसंदीदगी जाहिर ही ना की जाए, बल्कि नापसंदीदगी ही जाहिर की जाए, ताकि मौसूफ ज्यादा फैले नहीं। मामा की जुबान से अदा होने वाले एक जुमले पर वो कई प्लान बना बैठी, और ये देखने के लिए कि ये खबर खिजर पर किस तरह असरअंदाज हुई है, वो उल्टे पैर लौटी। बाएं बाग लॉन और लाउंज में खिजर की तलाश की नाकाम कोशिश उसके कमरे में कामयाब ठहरी। घर भर का लाडला, राज दुलारा, अपने बाप की आधी से ज्यादा जिम्मेदारियां अपने कांधों पर सहारने वाला खिजर अब्बास उसे कमरे में सेल फोन पर किसी जरूरी कॉल में मसरूफ मिला। वो बेड पर बैठकर निहायत बेकरारी से उसके फारिग होने का इंतजार करने लगी। तुम जानते हो खिजर, घर में क्या हो रहा है। खिजर के कॉल डिस्कनेक्ट करते ही उसने बेचैनी से इस्तफसार किया। मैं क्या, सारा जहान जानता है कि आज सारा का मायूं है। खिजर उसके अंदाज से ही अंदाजा लगा चुका था कि वो किस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन वो जान के अनजान बना। ओफो, वो झिंझलाई। क्या तुम जानते हो कि आज की तकरीब में मेरे साथ एक हादसा रोनमा होने वाला है, तुमसे मंगनी की सूरत में। घर के बड़े तुम्हारे साथ मेरी मंगनी तय कर चुके हैं। उसने अपने तई धमाका किया। खिजर ने चौंकने की कामयाब अदाकारी की, जैसे ये उसके लिए वाकई नई खबर हो। यार, अब मेरे गुनाहगार कान क्या सुन रहे हैं। वो सर ऊंचा करके बुलंद आवाज में अल्लाह से राजो न्याज करने लगा। अब मैं ऐसा भी गुनाहगार नहीं, मेरे लिए क्या सिर्फ यही बच गई थी। माहीन रुहासी हो गई। वो तो ये सोचकर तनफुन करती हुई आई थी कि उसका इनकार खिजर को काफी सदमा पहुंचाएगा और वो उससे मंगनी पर रजामंद हो जाने के लिए इसरार करेगा। उसकी खुशगुमानी की कोई हद थी न कम अकली की।
ऐसी हसीन सूरत बैठे बिठाई मिल रही है, इसीलिए मिजाज ठिकाने नहीं, ना शुक्रा कहीं का। मैं भी क्यों जाहिर होने दूं कि मैं बड़ों के फैसलों पर दिलो जान से राजी हूँ। खिजर के लिए उसका चेहरा खुली किताब था जो वो बआसानी पढ़ लेता था। उसने चंद पल उसकी सूरत का मुताला किया और जान गया कि मोहतरमा दर हकीकत चाहती क्या है। उसने निचला लब दांतों तले दबाकर मुस्कुराहट छुपाई और उसके बराबर बैठते हुए संजीदगी से गोया हुआ, तुम अगर मोतरज हो इस रिश्ते पर तो फिर तुम इनकार क्यों नहीं कर देती। मैं? उसने अचंभे से इस्तफसार किया। उसके जहन में इनकार के बाद मम्मी की गैज़ो गज़ब में डूबी सूरत नमूदार हुई। सिर्फ मैं क्यों, तुम्हारी भी तो मर्जी के खिलाफ ये रिश्ता हो रहा है। तुम्हें तो मुझसे मंगनी ही गुनाहों की सजा लगती है। असल किलक तो यही हुआ था। तो मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम परवाह क्यों करती हो। मैं तुम्हें मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तुम बस एक बार इनकार कर दो, बाकी काम मेरा। वो गोया उसका हौसला बढ़ा रहा था। खिजर की डार्क ब्राउन आंखों में रक्सा शरारत का वो सुराग ही न पा सकी। खुदा ने वजाहत क्या दे दी, मौसूफ के मिजाज ही नहीं मिल रहे। अब तो इनकार करना लाजिम हो गया है। जैसे मैं तो तरस रही हूँ इससे मंगनी को। दिल की खोलन उसके चेहरे से वाज़ेह थी। मुझे कोई फिक्र नहीं, आखिर मेरी राय भी अहमियत रखती है। लेकिन मैं इतना महज चाहती हूँ कि जब तुम भी इस रिश्ते से इनकारी हो तो मैं अकेली ही क्यों जिल्लत उठाऊं। आखिर घर वालों को भी तो पता चले कि उनका फर्माबरदार सपूत इतना भी फर्माबरदार नहीं। उसने जलकर कहा, चलो आओ फिर दोनों मिलकर जिल्लत उठाते हैं। वो उठते हुए संजीदगी से बोला, लेकिन इतना बता दूं, पहल हर सूरत तुम्हें करनी होगी। दरवाजे की सिमत बढ़ते हुए वो अपने पीछे आती माहीन को खबरदार करना ना भूला। क्यों? मैं क्यों करूं पहल? वो ठटक कर रुकी। गद्दार तो अव्वल दर्जे का था, ऐन वक्त पर आंखें फेरना उसके लिए कोई मुश्किल अमर नहीं था। क्योंकि मुझे तुम पर एतबार नहीं। बहादुर तो तुम इतनी हो कि आनी की आंखें दिखाने से ही तुम्हारा हार्ट फेल होने लगता है। मुझसे उल्टा सीधा बुलवा कर खुद मासूम बनकर खड़ी हो जाओगी। वो किन किन तरीकों से चिढ़ती थी खिजर खूब जानता था। हाँ, जैसे तुम तो बड़ी काबिले एतबार हस्ती हो। गद्दारी के 1000 तरीके तो यकीनन तुम्हें अजबर होंगे, लेकिन फिक्र मत करो। मुझे तुम्हारी जिन हरकतों से नफरत है वो मैं नहीं अपनाऊंगी। तवक्का के ऐन मुताबिक वो भड़क उठी। ये हुई ना मर्दों वाली बात। उसने बाछें चीरी। मेरी सोहबत में रहोगी तो बहादुरी आ ही जाएगी। उसकी खुद सताइशी पर माहीन दांत खिचखिचाते हुए उसके पीछे हो ली, मगर यूं जैसे जान हथेली पर लिए कोई मार का सर करने जा रही हो। दिल में जलतू जलालतू का विर्द बदस्तूर जारी था। किचन के दरवाजे पर रुक कर खिजर ने गर्दन अंदर करके सूरत हाल का जायजा लिया और उसे इशारे से अंदर जाने को कहा। माहीन ने निहायत एतमाद से कदम आगे बढ़ाए और किचन में दाखिल हो गई। किचन में उस वक्त सिर्फ मम्मी ही थी। मम्मा यानी खिजर की अम्मी और माहीन की खाला उसे कहीं नजर न आई। बोलो ना, खिजर ने पीछे से ऐसे टहोका मारा। वो कैसे बोलती, जुबान तालू से चिपक गई थी। उसके पास जितना एतमाद था वो सारे का सारा किचन में कदम रखते ही सर्फ हो गया था। क्या बात है माहीन, कोई काम है? उस वक्त मम्मी फ्रिज से कोई चीज लेने के लिए मुड़ी थी। जी मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसने पीछे मुड़कर एक नजर खिजर की मौजूदगी का यकीन किया, जो दरवाजे की ओट में खड़ा था, और झिझकते हुए कहा, हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। मम्मी टमाटर की टिक्का बोटी करते हुए मसरूफ से अंदाज में गोया हुई। मुद्दा बयान करने से पहले वो हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर मम्मी से चंद कदम दूर हुई और आंखें बंद करके थूक निकलकर बामुश्किल गोया हुई। मम्मी, खिजर से मंगनी पर मेरा दिल रजामंद नहीं। जुमले की दुरुस्त अदायगी थी या कोई मार का सर कर लिया था। वो सुकून का सांस नहीं ले पाई थी कि उसने जाना आंखें बंद कर देने से खतरा टलता नहीं, ना ही चंद कदम की दूरी इतना फासला है कि मम्मी को उस तक पहुंचने में घंटे लगे वो अपने बचाव की कोई तरकीब कर सके। शादी वाला घर, ढेर सारे काम की टेंशन ने जहन को कुछ ज्यादा ही थका दिया था। हमेशा उसकी नादानियों से नाला रहने वाली मम्मी का पैमाना सब्र लबरेज हो गया। वरना बात इतनी बड़ी नहीं थी कि हाथ की करामात दिखाई जाती। मम्मी का हाथ पूरी कुव्वत से घूमा था और उसके सादा गोल गालों को लम्हों में प्रिंटेड बना गया। चूंकि उसकी आंखें बंद थीं और जिंदगी में इससे पहले उसने कभी थप्पड़ का जायका नहीं चखा था, इसलिए जान ना पाई कि यह थप्पड़ ही था या मम्मी ने कोई आहनी चीज उठाकर उसके चेहरे पर दे मारी थी। उसे दिन में तारे क्या, पूरा इजराम फल्की दिखाई देने लगा। ये फिक्रा आइंदा मैं तुम्हारी जुबान से ना सुनूं। तुम्हारा दिल राजी नहीं तो उसे राजी कर लो। मुझे बड़ों के सामने मुंह फाड़ के अपने रिश्ते की बाबत राय देती लड़कियां सख्त बुरी लगती हैं। मम्मी के गुस्से का सूरज सवा नेजे पर था। वो गाल पर हाथ रखे अभी तक चांद सूरज सितारों का ही नजारा कर रही थी। सो चंद लम्हों तक उसे लगा जैसे मम्मी चाइनीज बोल रही हो। कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। अपने एतवार दुरुस्त कर लो, बची नहीं रही तुम, लेकिन अकल के मामले में बच्चों को मात दे दो। आफरीन है खिजर पर जो तुम जैसी लड़की से मंगनी पर रजामंद है, महज इसलिए कि यह बड़ों का फैसला है। मम्मी के नजदीक वो हमेशा से ही तुम जैसी लड़की थी, जबकि हस्बे दस्तूर खिजर बड़ों के आगे अपने नंबर बढ़ा गया था।
माहीन ने उसके मैदान में ना उतरने पर पीछे मुड़ के देखा। वो कब चंपत हुआ उसे खबर ही ना हो सकी। उसने मन ही मन में खिजर को चंद नाजेबा अलकाबात से नवाजा, जिसने हमेशा की तरह उसे बड़ी आसानी से धोखा दे दिया था, और तवातर से बहते अश्कों को साफ किया। हाँ, मैं हूं ही अहमक जो हर बार उस गद्दार पर यकीन कर लेती हूँ। गुस्से की इंतहा थी, वरना अपने आप को कम अकल तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं कहा था। पता नहीं क्या सहर फूंका है उस बुकरात ने मेरी माँ पर, जो अपनी सगी बेटी से संड्रेला जैसा सलूक करती हैं। हाय मेरा गाल! उसे असरे नो गाल पर जलन महसूस होने लगी। घर में इस बात की किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए, इसीलिए रोने का बाकी शौक अपने कमरे में जाकर पूरा कर लो। उसकी बहती आंखों का कोई असर लिए बगैर मम्मी ने हुक्म सादर किया, और वो इसी हुक्म की मुंतजिर थी। तेजी से किचन से निकलकर वो सीढ़ियां चढ़ गई। यार, अब ये मेरी सगी माँ है भी या नहीं? इन्हें तो मेरा रोना भी मेरा शौक लग रहा है। उसने हथेली की बुझ से आंसू साफ करते कहा। अल्लाह से इस्तफसार किया। नानी अम्मी को यकीनन खबर होगी, मौका मिला तो जरूर पूछूंगी। वो बदगुमान हुई। एक वो है मौसूफ, घर भर का दिल मुट्ठी में किया हुआ है। मेरे लिए अल्लाह जाने अपने दिल में किन जन्मों की अदावत पाले बैठा है। गम किसी तो और कम ही नहीं हो रहा था। अच्छा है लंदन चला जाए, मेरी जिंदगी के चंद साल तो खुशगवार गुजरेंगे, फिर तो तमाम उम्र उसी के साथ रहना है। चंद लम्हों में ही सोचे कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तमाम उम्र? नई सोच हमला आवर हुई। नहीं, मैं उसके साथ उम्र गुजार दूंगी तो ये तो मुझे यूं ही ड्रामे कर करके और धोखे दे देकर मार देगा। आंसू दोबारा अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए। मैं क्या करूं यार, अब मेरी तो माँ भी मेरे साथ नहीं। उसने बेबसी से लब कुचले। मगर ये तय है, मैं शादी उससे हरगिज नहीं करूंगी। मंगनी का भला क्या है, वो तो खत्म भी हो सकती है। एक थप्पड़ पड़ते ही ख्यालात मुखालिफ सिमत इख्तियार कर ली थी। और बात तो मैं उससे जिंदगी भर ना करूं। गुस्सा कम होने में ही नहीं आ रहा था, सो रंग रंग के इश्तियाल अंगेज ख्यालात जहन में वारिद हो रहे थे। शाम तक खिजर के खिलाफ कोई अहदो पैमा खुद से बांध कर बामुश्किल गम गलत करने में कामयाब हो पाई थी कि मम्मी की कजन की बेटी जैनब अपनी बहन के हमरा उसके कमरे में दाखिल हुई। हेलो माही, क्या हाल चाल है? ठीक हो? वो आदतन आते के साथ ही शुरू हो गई। मुझे आंटी ने भेजा है कि तुम्हें अच्छा सा तैयार कर दूं। सारा की माइयों की रस्म के फौरन बाद तुम्हारी मंगनी की रस्म शुरू हो जाएगी। लिहाजा ये सूट लो और जल्दी से फ्रेश होकर ये जेबतन करके आ जाओ। फिर तुम्हें खूबसूरत बनाने की मशक शुरू करेंगे। जैनब ने उसकी तरफ मंगनी का खूबसूरत जोड़ा बढ़ाते हुए कहा। हाय, सारा की माइयों की रस्म! उसने हसरत से ठंडी आह भरी। कितना शौक था मुझे सारा की शादी का, मगर अटेंड करना किस्मत में नहीं। अभी चंद लम्हों भेजकर मम्मी आकर उसके कमरे से बाहर आने की पर पाबंदी लगा गई थी। सो माइयों की तकरीब अटेंड करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। आखिर उसकी मंगनी थी, कोई मामूली बात नहीं। क्या हो गया माहीन, ऐसी खौफनाक सूरत बनाई क्यों बैठी हो? जल्दी करो, वक्त बिल्कुल नहीं। अभी सारा के ससुराली आ जाएंगे। जैनब की सारी बात में उसे लफ्ज खौफनाक काफी काबिल एतराज लगा था, तो उसने एक नाराज सी निगाह जैनब पर डाली। जवाबन वो समझते हुए कहका लगाकर हंस पड़ी। मजाक कर रही थी यार, वरना ऐसी प्यारी सूरत को तो कोई दुश्मन भी खौफनाक ना कहे। जैनब ने उसकी थोड़ी को प्यार से छूते हुए कहा। बस रहने दो। उसने जैनब की माजरत कबूल नहीं की और वाशरूम की सिमत बढ़ गई। खूबसूरत तो थी ही वो, हल्के से मेकअप ने खूबसूरत तरीन बना दिया। इतनी हसीन लग रही हो कि नजर लग जाने का अंदेशा है। जैनब ने आईने में नजर आते उसके अक्स पर निगाह जमाते हुए कहा। मैं सोच रही हूँ, अगर खुदा जन्नत की हूरें दुनिया वालों को दिखाना चाहता तो वो मिसाल के तौर पर तुम्हें पेश करता। जैनब और आमना की मैयत में वो जो निगाहें नीचे किए स्टेज की सिमत बढ़ रही थी, तब उसके बाएं जानी मौजूद आमना ने कहा। आमना हमेशा से कम गो थी, लेकिन जब भी बोलती उसकी गुफ्तगू और लबो लहजा माहीन को बहुत मुतासिर करता। सो इस वक्त भी आमना की राय उसके लबों पर तबस्सुम बिखरा गई। उफ जालिम लड़की, यूं सरेआम मुस्कुरा कर कत्ले आम तो ना करो। वो जो तुम्हारे मंगेतर साहब सामने बैठे हैं ना, अभी पट से गिर पड़ेंगे, फिर तुम्हारी मंगनी का किस्सा तो कटाई में पड़ जाएगा ना। जैनब ने स्टेज की जानिब इशारा करते हुए कहा। माहीन ने निगाह उठाकर सामने देखा। ब्राउन शलवार सूट में वो बला का जाज़िबे नजर लग रहा था। यूनानी देवता तो यूं ही फजूल में मशहूर है। उफ, कितनी खुशनसीब हूँ मैं। ख्यालात एक बार फिर बदल कर पुराने ख्यालात में तब्दील होने लगे, मगर अगले लम्हे ही उसे याद आया कि वो तो उससे मंगनी मजबूरी के तहत कर रही है और शादी ना करने का अहद किए बैठी है। एक तो कमबख्त लगता इतना शानदार है कि अपने ही फैसले पर नजरसानी करने का मन करता है। उफ, निगाहें तो नीची करो। जैनब ने उसे ठहोका दिया तो उसने कदरे झीम कर नजरें झुका ली। माशाल्लाह कह दो खिजर, वरना अगर जो नजर लग गई तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। जैनब ने उसे खिजर के बराबर में बिठाते हुए अजराह शरारत कहा। वो शायद उसे पुरशौक निगाहों से तक रहा था। माशाल्लाह क्या सूरत है, काले लिबास में किसी सच्चे हीरे की तरह जगमगाती हुई। खिजर ने इतनी धीमी आवाज में कहा कि सिर्फ माहीन ही सुन पाई। काले लिबास में? उसने नीची निगाहों से अपने पिंक और शॉकिंग पिंक कॉम्बिनेशन वाले सूट को आंखें फाड़ के देखा। उसे पूरे लिबास में कहीं ब्लैक कलर की झलक भी दिखाई न दी।
परियां शायद ऐसी ही होंगी। अब की बार उसने ठंडी सांस भरकर कहा तो माहीन ने बेख्तियार चौंक कर उसकी सिम देखा। वो किस परी के मुतालिक बात कर रहा है? माहीन ने उसकी निगाहों के ताक्कुब में देखा तो भौंचका रह गई। ब्लैक कैपरी और ब्लैक स्लीवलेस लॉन्ग शर्ट में दमकती परी बिलाशुबह सरनाज थी। वो खिजर के इस ताइशी फिक्रे पर हरगिज मुतहैयर ना होती अगर जो वो इसके बाद से वाकिफ ना होती कि खिजर जरनाज के मुतालिक क्या राय रखता है। वो बिलाशुबा बेइंतहा हसीन थी, मगर खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। खिजर जरनाज की आदतों की बिना पर उसे किसी हद तक बेजार रहता था। जरनाज की शख्सियत की खामियां उसकी खूबसूरती पर हावी हो जाती थीं। सो खिजर का ये सताइशी जुमला उसे हैरतज़दा कर गया था। ये सूरत भला कब से इसके लिए परियों जैसी होने लगी? महीन ने एक बार फिर बड़ी तवज्जो से जरनाज की सीम देखा। उरियां बाजू, पिंडलियों तक उरियां टांगे और गहरा गला। उफ, बेहया बेशरम, उसे पसीने आ गए। न जाने नानी अम्मी फैजान मामू की फैमिली के आगे इतनी बेबस क्यों है। तुम क्या दीदे फाड़ फाड़ के इर्द गिर्द देख रही हो? इस सप्ताह पर उसने पीछे मुड़कर एक नाराज सी निगाह जैनब पर डाली। वो उसके करीब ही तो खड़ी थी, सो उसने भी धीमी आवाज में कह दिया, हाँ मैं निगाहें झुकाए बेखबर बैठी रहूं ताकि मेरे मंगेतर साहब तमाम हसीन लड़कियों को ताड़ते फिरें। जवाबन जैनब का कहकहा बड़ा जानदार था। उसने गड़बड़ाकर खिदर की सिम देखा। उसके लबों पर मजलती महसूस सी मुस्कुराहट पता दे रही थी कि वह सब सुन चुका है। उफ, हर बात का जवाब देना भी मुझ पर फर्ज हो चुका है। कुछ बस न चला तो वो अपने आप को ही लताड़ने लगी। अब मौसूफ ख्वामखा ही खुश फहम होने लगे कि मैं रकाबत महसूस कर रही हूँ। उसे अफसोस हुआ। वैसे जैनब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे शौक से हर लड़की में दिलचस्पी लेते फिरें। अब की बार खास खिजर को सुनाने के लिए ये फिक्रा कहा गया था और इस बार भी खिजर अपने लबों पर आती मुस्कुराहट को रोकने में नाकाम हो गया था। उसने देखा जैनब भी मुस्कुरा रही थी। शायद फिर कुछ गलत कह दिया है। वो झिंझलाई। अब तो मुनासिब यही है कि वाकई निगाहें झुकाए रवायती दुल्हनों की तरह बैठकर रज़म हो जाने का इंतजार करे। उसने खुद को हदायत दी और नजरें झुकाकर बैठ गई। सारा के वलीमे के 5वें रोज खिजर की लंदन रवानगी थी। सारा एक रोज पहले ही मैके आ गई थी और भाई को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट जाने का इरादा भी रखती थी। ऐसा इरादा नानी अम्मी भी रखती थी, सो वो भी एक रोज कबल ही रुकने की गर्ज से आ गई थी। और वो जो खिजर की वजह से थप्पड़ सहने के बाद उससे जिंदगी भर बात ना करने का कसद किए बैठी थी और चाहती थी कि उससे जरा भी सामना ना हो। नानी अम्मा के इस अमल पर पेशो तो अब खा के रह गई। उफ, नानी अम्मी ने मेरे सारे मंसूबे को मट्टी में मिला दिया। कम से कम आज के दिन नहीं आती तो मैं भी उनके साथ उन्हीं के घर होती। अब लाजमन खिजर की रवानगी के वक्त मुझे भी उससे मिलना पड़ेगा, वरना मम्मी के हाथों जरूर अपने अंजाम को पहुंच जाऊंगी। उसने कुछ बेजारी से सोचा। शहनशाह आलम की सवारी बादे बहारी निकलने के लिए तैयार खड़ी है और उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक उसका बुलावा आ गया था। वो मुंह बनाते हुए नीचे उतरी। लाउंज में इस वक्त रुखसती से पहले का जज्बाती सीन चल रहा था। इस सीन से काफी मिलता जुलता जो सारा की रुखसती पर क्रिएट हुआ था। रोई रोई सी सुर्ख आंखों को उंगलियों की पूरों से पहुंचती मम्मी, लब भेजकर आंसू रोकने की नाकाम कोशिश में हलकान मम्मा, लबों पर उदास मुस्कान सजाए खड़े बाबा, महीन के ताया, आप दीदा सी नानी अम्मी और मचलती हुई सारा। उसे बुलवाया तो गया था मगर अब किसी की भी तवज्जो उस पर नहीं थी। वो भी फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आ गई। ना आती तो शामत पक्की थी। उसकी मौजूदगी तो निगाहों में ना आ सकी थी मगर अदम मौजूदगी जरूर नोटिस में आ जाती। 4 साल कोई ज्यादा अरसा तो नहीं, पता भी नहीं चलेगा और गुजर जाएगा। मम्मी को साथ लगाए और मम्मा का हाथ थामे अपनी उदास और अफसुर्दगी को छुपाए वो तसल्ली अमेज अंदाज में गोया हुआ था। चलो खिजर बेटा, देर हो रही है। बाबा के एहसास दिलाने पर वो मम्मी से अलग हुआ तो उसकी निगाह माहीन पर पड़ी जो सीढ़ियों के पास ही भागने के लिए पर तोले खड़ी थी। वो उसके पास आया। मम्मा और मम्मी बाबा के पीछे लाउंज के दरवाजे की सिमत बढ़ गई थी। अच्छा माहीन, चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और उसने दानिस्ता फिक्रा अधूरा छोड़ा और लाउंज के दरवाजे से एक एक करते बाहर जाते अफरादे खाना को देखा। और महीन का दिल धड़क उठा। जवाब सुनने के लिए वो हमतन गोश हुई। और दुआ करना वहां मेरा दिल किसी परिवश पर ना आ जाए, वरना मसला हो जाएगा। उसकी डार्क ब्राउन आंखों में शरारत मचलने लगी। उसके सारे अरमानों पर ओस क्या ओले पड़ गए। वो अंदर ही अंदर पेचोताप खा के रह गई। मैं दुआ करूंगी कि खुदा करे तुम्हारा दिल किसी पर आ ही जाए ताकि मेरी जान तो छूटे। उसने कहने को कह दिया मगर फिर पछताई भी। खिजर हंस दिया। इलाही, मैं हर बार क्यों भूल जाती हूँ कि अब कभी इसके मुंह नहीं लगना। इसकी वजह से मैंने जो अपने नाजुक से गाल पर फौलादी थप्पड़ सहा था वो बुलाई जाने वाली बात तो नहीं। जख्म फिर से ताज़ा हो गए। अच्छा सॉरी। खिजर ने कलाई मोड़ के वक्त देखा और संजीदगी इख्तियार की। माजरत, अल्लाह जाने किस बात की कर रहा है। सैकड़ों बार तो दिल जला चुका है मेरा। उसने खुद से किए गए अहद के सबब खामोशी अपनाई। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था यार कि आनी इतने गुस्से में आ जाएंगी कि थप्पड़ ही जड़ दें।
मक्कार, झूठा, फरेबी। इतने धोखे खाने के बाद भी अगर आज माहीन तुमने इस पर एतबार कर लिया ना, तो आइंदा जब कभी बेवकूफ़ी का जिक्र छिड़ेगा तो लोग गधे को छोड़कर तुम्हारी मिसाल देंगे। उसने खुद को तंबीह करने के साथ तलकीन की। अगेन सॉरी। उसकी खामोशी पर खिजर ने दोबारा कहा, मगर वो रेलिंग से टेक लगाए खुश कदरे रुख मोड़े खड़ी रही। खिजर ने एक बार फिर घड़ी देखी और गोया हुआ, कुछ तो कहो यार, तुमने शायद मेरी जुदाई के ख्याल से अफसुर्दा हो गई हो। उसे फिर से शरारत सूझी और इस बात पर वो यकीनन उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए बोल उठी, अगर जो बाहर से खिजर के नाम की पुकार ना उठती। ओके, मैं चलता हूँ, अब तुमसे तफसीली बात फोन पर होगी, ठीक? उजलत में कहता वो दरवाजे की सिमत बढ़ गया। हाँ, जैसे मैं तो कर ही लूंगी फोन पर अपने दुश्मन से बात। वो बड़बड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ गई और फिर वो अपने इरादों पर अमल करने में कामयाब रही। 15 दिनों में वो 3 बार उसे बात करने की ख्वाहिश का इजहार कर चुका था, मगर बात ना करने के लिए उसके मुख्तलिफ बहानों ने काम कर दिखाया था। सो खिजर की तरफ से ऐसी किसी ख्वाहिश का फिर उसे जिक्र सुनाई नहीं दिया। और फिर अगले 2 बरस बीत जाने के बाद वो खिजर से बिल्कुल लाताल्लुक होकर अपने आप को ये बावर करा चुकी थी कि वो उसे यकसर भूल चुकी है। कहाँ हो? पेपर से फारिग होकर उसने पुरसुकून सांस फिजा के सपुर्द की और मैसेज टाइप करके डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में सेव अपनी दोस्तों के ग्रुप को सेंड किया। हम लोग इस वक्त कॉलेज के टेनिस कोर्ट में दाएं तरफ मौजूद बेंचों पर बैठे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जुनैरा का रिप्लाई भी तीनों नंबर्स पर पहुंचा था। पेपर तो अक्का से ज्यादा अच्छा हुआ था, सो वो मसरूर सी टेनिस कोर्ट की सिम चल दी। मगर बेंच पर अपनी दोस्तों के दरमियान आयशा को बैठे देखकर वो किसी कदर बदमजा हुई। आयशा दुरानी को उनका ग्रुप कुछ खास पसंद नहीं था। किसी जमाने में आयशा दुरानी भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी, मगर अपनी चंद नापसंदीदा आदतों की वजह से वो उनके ग्रुप के साथ साथ उनके दिलों में भी जगह ना बना पाई। दूसरों का मजाक उड़ाना, मुआशी तौर पर कमजोर लोगों को हकीर जानना, नौ दौलतियों की तरह अपनी कीमती अशिया पर इतराना, खुद को हर लिहाज से बर्तर ना सिर्फ समझना बल्कि लोगों को बावर करवाना उसके मशागिल में शामिल था। सो वो खास पसंद नहीं की जाती थी। ये मेरे फ्योंसी हैं, मिकाल इंग्लैंड में ही होते हैं। करीब पहुंची तो उसने सुना और देखा कि आयशा दुरानी तस्वीरों का एल्बम लिए इतरा इतरा कर अपने मंगेतर साहब की तशहीर कर रही है। नाचार उसे भी उनकी महफिल में शरीक होना पड़ा। यकीन जानो यार, किसी पाकिस्तानी लड़की से मंगनी की इनकी कोई तमन्ना थी न इरादा, मगर मुझे देखते ही मौसूफ दिल हार बैठे और अपने सारे इरादे भूल गए। अपने शोल्डर कट बालों को एक अदा से पीछे करते हुए उसने इतरा कर कहा, बिलाशुबा तुम बहुत हसीन हो और तुम्हारा मंगेतर बेपनाह हैंडसम। सहाब तस्वीरों को देखते हुए गोया हुई और तीनों ने चौंक कर उसे देखा। ये सहाब उसकी तारीफ क्यों कर रही है? पहले ही मौसूफा का दिमाग अर्श पर रहता है, अब ये सताइश उसके दिमाग को न जाने किन बुलंदियों पर पहुंचा दे। उसने किलस कर सोचा, मगर एक मसला है यार, तुम्हारा कद तुम्हारे मंगेतर के बराबर में काफी छोटा लग रहा है ना दुआ? सुहाब ने एल्बम दुआ के सामने करके तायीद चाही। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, दुआ ने बगौर तस्वीर को देखते हुए कहा। और पता है, ये कमी इतनी छोटी नहीं कि उसे नजरअंदाज किया जा सके। जुनैरा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कुछ इस कदर तफसील से कहा जैसे मामला इंतहाई। आयशा तारीफ और सताई समेटने आई थी, सो गुफ्तगू को मुखालिफ सुनने मुड़ता देखकर अच्छी खासी बदमजा हुई। नहीं यार, ये कोई इतनी टेंशन वाली बात भी नहीं, बस उसे ढेर सारी ऊंची एड़ी वाली जूते लेने पड़ेंगे और मसला हल। माहीन ने आयशा से निगाह बचाकर दुआ को आंख मारी और शरारत से कहा, तुम नहीं जानती माहीन, ये मामला इंतहाई संगीन है। जिस रोज मिकाल के दिल में इस बात का एहसास जागा, वो इसे ताल्लुक तोड़ने में एक लम्हा नहीं लगाएगा। मगरबी दुनिया में बसने वाले लोगों के नजदीक शादी इतनी अहमियत थोड़ी रखती है। जुनैरा अच्छी तरह आयशा को बावर करवाना चाह रही थी कि जिस रिश्ते पर वो फूले नहीं समा रही उसमें कितनी खामियां हैं। मेरे ख्याल में तुम लोगों की मंगनियां नहीं हुई ना, इसीलिए तुम लोग अच्छी खासी जेलस हो गई हो। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी आइंदा। ओके बाय। आयशा ने दुआ के हाथ से एल्बम ली और दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लबों पर सजा के ये जा वो जा, और वो चारों जो अपने तई उसके खुदसर दिमाग का इलाज कर रही थी पेचोताप खा के रह गईं। हाय, जुनैरा ने हसरत से भरपूर ठंडी आह भरते हुए इन तीनों को ठुठरा दिया। यार, अब हुसन तो तूने हम चारों को भी बड़ी फ्याजी से अता किया है, मगर क्या ही अच्छा होता जो हम में से किसी एक को एक अदद मंगेतर भी अता कर देता, तो शायद आज हम यूं बेइज्जत ना हो पाते। हसरत से पुरशिकवा भरी दुआ सबको अफसुर्दा कर गई। दिल पर ना ले जिगर, दुआ ने जुनैरा के कंधे पर हाथ रखकर ढारस बंधाई। खुदा के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। सो उम्र अजीज की 18 बहारें अगर बेकैफ गुजरी हैं या हमारा उसने जहां सोच कोई जादू नहीं चला सका, तो यकीनन इसमें कोई अल्लाह की मसलिहत ही होगी। दुआ का तसल्ली देने पर जुनैरा ने उसे घूर कर देखा।
मोहतरमा, अगर हमारे हुस्न जहां सोज ने आज तक किसी शहजादे पर जादू नहीं चलाया तो कल तक जरूर चला लेगा। बात किसी गुलफाम के लट्टू होने की नहीं बल्कि इस बेइज्जती की है जो अभी चंद लम्हों पेशतर आनसा आयशा दुरानी साहिबा हमारी करके गई हैं। हसास दिल जुनैरा ने आयशा की बात का गहरा असर लिया था। यारब, हम चारों में से किसी एक की रातों रात किसी हैंडसम बंदे के साथ एंगेजमेंट करा दे ताकि हम भी तस्वीरों का ढेर लाकर आयशा की बच्ची को जला सकें। जुनैरा के नन्हे से दिल के लिए आयशा का मजाक उड़ाता लहजा फरामोश करना दुश्वार हो रहा था। सो फिर महीन को लगा कि मामला इंतहाई संगीन सूरत इख्तियार कर लेगा अगर जो उसने अपनी मंगनी की खबर मजीद इन लोगों से मख्फी रखी, और तब ही महीन पर आश्कार हुआ। दोस्तों को अफसुर्दा देकर उनकी दिलजोई ना करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, और इस सूरत में कतई नहीं जब आपके पास दोस्त की अफसुर्दी का इलाज भी हो। सो महीन को लगा कि अब वो मजीद जुनैरा को उदास नहीं देख सकती। चारों में से क्यों, मैं तो पहले ही मंगनी शुदा हूँ। उसे मालूम था कि यह खबर इन तीनों के लिए किसी ड्रोन हमले से कम साबित नहीं होगी, इसीलिए महीन ने आम सा लहजा इख्तियार किया जैसे कोई बात ही ना हो। देखो जुनैरा, अल्लाह ने कितनी जल्दी तुम्हारी सुन ली। तुमने रातों रात कहा था, अल्लाह ने बैठे बिठाए से मंगनी शुदा कर दिया। साहब को उसकी बात पर एतबार नहीं था। ये हादसा बैठे बिठाए रोनुमा नहीं हुआ। माहीन के लिए अपनी मंगनी हादसा ही तो थी। 2 बरस बीत चुके हैं इस वाकये को। माहीन ने कुन अखियों से तीनों को देखते हुए कहा। माहीन की बात पर चंद लम्हे तक तीनों यकीन और बेयकीनी की कैफियत के दरमियान घड़ियाल के पंडोलम की तरह डोलती रहीं। कौन सा हादसा और किस वाकये की बात कर रही हो? दुआ अब भी बेयकीन थी। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारा जिगरी दोस्त इतनी बड़ी बात हमसे छुपाए, और वो भी मुसलसल 2 साल तक। अपनी मंगनी की बात कर रही हूँ। वो बिला वजह ही क्वेश्चन पेपर निकाल के पढ़ने लगी। महीन, सच है या गप? सच बताना बिल्कुल। साहब के तेवर खतरनाक थे। उफ, क्या मुसीबत है, ऐसी कौन सी अनोखी बात कर दी है मैंने कि तुम लोगों को एतबार ही नहीं आ रहा? वो झिंझला उठी। एतबार की बच्ची, तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपा कैसे ली? यानी वाकई तुमने मंगनी रचा ली और अपनी दोस्तों को हवा तक न लगने दी? हाय रब्बा, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई। एतबार आ भी कैसे सकता है? कभी किसी दोस्त ने अपनी दोस्तों के साथ ऐसा ना किया होगा जैसे तुमने किया। महीन की बात के जवाब में तीनों की जुबान से बैक वक्त 3 मुख्तलिफ जुमले अदा हुए, जिसकी वजह से अजब सा शोर पैदा हो गया, और साथ ही तीनों के फोल्डर बैक वक्त टेक ऑफ करके महीन के सर, कमर और बाजू पर लैंड कर गए। उफ अल्लाह, कैसी जंगली दोस्तों से पाला पड़ा है मेरा। कम अज कम सबब तो जान लेती कि मैंने ये खबर तुम लोगों से क्यों मख्फी रखी। उसने बाजू से हिलाते हुए कहा। तो तुम क्या समझती हो, वजह जाने बगैर हम तुम्हें बख्श देंगे? जल्दी से उगल दो इस खबर के इतने अरसे तक पोशीदा रखने की वजह। वजह कोई खास नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि ये इंगेजमेंट खत्म हो जाए। इस सबब मैं इस खबर को सारे जहां में नशर करने से एतराज बरतती हूँ। क्या खत्म कर देना चाहती हो? वो क्यों भला? तीनों ही मुतहैयर थीं। वो मुझे एक आंख नहीं भाता, उसने बेपरवाही से कहा। मगर लड़कों की शक्लो सूरत कब इतनी अहमियत रखती है कि उसको बुनियाद बनाकर मंगनी ही तोड़ दी जाए? सुहाब ने कहा। ये मैंने कब कहा कि उसकी शक्लो सूरत मेरे लिए काबिल कबूल नहीं? उसमें बहुत बुरी आदतें पाई जाती हैं। उसने इंतहाई संजीदगी से कहा तो वो तीनों ही ठनकी। ओह नो, कहीं नशा वगैरह तो नहीं करता? दुआ मुतफक्कर हुई। हमेशा अनोखा ही सोचना। महीन ने एक फोल्डर उठाकर उसके सर पर दे मारा। दुआ का हशर देखकर जुनैरा ने लब भेंचकर कुछ कहने का इरादा फिलफौर मुलतवी किया। फिर भी पता तो चले, ऐसी कौन सी बुरी आदतें हैं मौसूफ में जो तुम इंतहाई हद तक जाने का सोचती हो? साहब ऐसे छोटे मोटे हमलों से नहीं डरती थी, सो बिला झिझक कह गई। कोई एक हो तो बताऊं, उसने सर दाब भरते हुए कहा। वो मुझे दुनिया की अहमक तरीन लड़की समझता है और कभी भी किसी मामले में अहमियत नहीं देता। वाओ, बंदा तो काफी समझदार लगता है। सुहाब ने बेसाख्ता सराहा। मगर पेशतर इसके कि माहीन उसके फिक्रे पर ध्यान देती जुनैरा बोल उठी। महज यही सबब है तुम्हारा मंगनी तोड़ने का? तो फिर तो जो तुम्हें अहमक समझते हैं वो बिल्कुल हक पर हैं। सिर्फ यही सबब नहीं है। वो तड़प ही तो उठी जुनैरा के तबसरे पर। वो मुझे जलील और रुस्वा करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। नित नए तरीकों से मुझे मम्मी के हाथों बेइज्जत करवा के लुत्फ लेता है। उसने अपनी तई खिजर की एक और बुरी आदत अपनी दोस्तों के गोश गुजार की, जिसे सुनकर इन तीनों ने अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट को बड़ी मुश्किलों से लबों तक आने से रोका। ओ नो, ये बात तो तुम अपनी मम्मी को बता मत देना, वरना वो खुद ही इस मंगनी को तोड़ देने में एक लम्हा नहीं लगाएंगी। सुहाब एक बार फिर सुहाब एक बार फिर दिल की बात दिल में ही रखने में नाकाम हुई। सुहाब, तुम खामोश हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। माहीन को गुस्सा आ गया। ओके ओके, अब नहीं बोलूंगी। सुहाब ने बकायदा लबों पर उंगली रख ली। और सबसे बड़ी वजह, वो मुझे नापसंद करता है। अब की बार जो बुरी आदत मंजरे आम पर लाई गई उसमें काफी वजन था, सो वो तीनों मुतवज्जा हुई। इस बात का भला तुमने कैसे अंदाजा लगाया? दुआ मुकम्मल तफ्शीश के मूड पे थी। उसने मुझसे कहा था कि मुझसे मंगनी उसके लिए गुनाहों की सजा साबित होगी, और तो और उसने मुझे उकसाया कि मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूं।
तो वो खुद क्यों नहीं इनकार कर देता? जुनैरा ने अचंभे से पूछा। वो खुद कभी इनकार नहीं करेगा। वो अगर ऐसा करेगा तो घर वालों की नजरों में अपनी अहमियत खो देगा। इसीलिए चाहे वो इस रिश्ते से कितना ही नाखुश क्यों ना हो, इनकार नहीं करेगा। लोगों के सामने नंबर बढ़ाने के सारे तरीके अजबर हैं उसे। फिर दुआ को स्टोरी दिलचस्प लगी। फिर क्या, उसके कहने में आकर मैंने इनकार कर दिया और मम्मी के जलाल को आवाज दे डाली। मम्मी ने आओ देखा ना ताओ घुमा के थप्पड़ मेरे फूल से गाल पर रसीद कर दिया। और तब ही मैंने सोच लिया कि इस मंगनी को मैं कायम नहीं रखूंगी। जब भी शादी का जिक्र छिड़ा मैं ऐलाने बगावत कर दूंगी। वो अच्छी खासी जज्बाती हो गई। तो शादी का जिक्र अभी तक क्यों नहीं छिड़ा? 2 बरस तो हो गए तुम्हारी मंगनी को। अब साहब को मालूम नहीं शादी से दिलचस्पी थी या ऐलाने बगावत से। मौसूफ एमबीए के लिए लंदन गए हुए हैं, 2 बरस बाद लौटेंगे, शायद तब ही हो। अच्छा, लंदन गए हैं? जुनैरा खिल उठी। फिर तो समझो हमारी जिगरी दोस्त का आधा मसला हल हो गया। जुनैरा ने उसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाकर गोया उसकी ढारस बंधाई। वो कैसे? महीन के साथ साथ वो दोनों भी मुतवज्जा हो गईं। वो इस तरह के अक्सर मशरकी लड़के मगरबी ममालिक जाके वहां की गोरियों की सुनहरी जुल्फों के असीर हो जाते हैं। वजह चाहे कुछ भी हो, मगर ऐसा बहरहाल अक्सर देखा गया है। और अगर तुम्हारे मंगेतर साहब भी किसी गोरी पर दिल हार बैठे तो तुम्हारा तो मसला हल हो गया ना। अपनी दोस्त की ढारस बंधाती जुनैरा अगले रोज उस वक्त अपनी गुज़श्ता रोज की तकरीर पर नजरसानी करने पर मजबूर हो गई जब खिजर की तस्वीर उसकी नजरों से गुजरी। हाय, कितना हैंडसम बंदा है माहीन। दुआ करो कि वो कहीं किसी गोरी की जुल्फों का असीर ना हो जाए। वाह, क्या जबरदस्त पर्सनैलिटी है। मैं तो कहती हूँ माहीन, अपने फैसले पर नजरसानी कर लो। इतने शानदार बंदे का तो गुस्सा भी प्यारा लगेगा। दुआ पर कुछ ज्यादा ही तस्वीर असरअंदाज हो गई थी। तुम लोग क्या ऐसे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हो? साहब ने दोनों को घूर कर देखा और रोए सुखन महीन की जानिब मोड़ दिया। तुम इनकी बातों में ना आना माहीन, जल्दी से इस बंदे को साइड पर करो ताकि मैं अपनी राह हमवार कर सकूं। कैसी दोस्तें हो तुम मेरी? तुम लोगों को मेरी कोई फिक्र नहीं। और जरा सा हैंडसम बंदा देखकर फौरन फरिफ्ता हो गई। महीन की आंखों में नाराजगी के जज्बात देखकर वो तीनों ही बौखलाकर इसके इर्द गिर्द बैठ गईं और फिर मिन्नतों इल्तिजाओं का दौरा शुरू हो गया। नानी अम्मी, आपके हाथ का बना हुआ गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है। महीन दोनों टांगे सामने सेंट्रल टेबल पर फैलाए सोफे के पुश से टेक लगाए इंतहाई आरामदाह हालत में नानी अम्मी के बराबर बैठी थी। चंदा, गाजर को मार्केट में आ तो लेने दो, फिर कराची में सबसे पहले हमारे घर में ही हलवा बनेगा। नानी अम्मी हमेशा किसी कमसिन बच्चे की तरह उसके लाड उठाती बोली। नानो, कुछ पल ठहर कर उसने दोबारा नानी अम्मी के मनपसंद काम में खलल डाला। जी नानू की जान। नानी अम्मी किताब रखकर एक बार फिर हमतन गोश हुई। गालिब इम्कान है कि वालदा मोहतरमा मुझे लेने के लिए किसी को भेजेंगी। वो पिछले 3 रोज से उनके पास ठहरी हुई थी। या फिर आपको कॉल करके मुझे मामू के साथ भेज देने का कहेंगी। वो सेल फोन से खेलते हुए सरसरी लहजे में बोली। अच्छा, तो फिर? नानी अम्मी जानकर अनजान बनी। तो फिर ये कि आपका दिल भी तो मेरे बगैर नहीं लगता ना? उसने गर्दन तिरछी करके मायनी खेजी से कहा। वैसे नानी अम्मी, आपस की बात है, मेरा यह ख्याल है कि वो हिटलर को आइडलाइज करती हैं। इस वक्त गलत हो जाता है जब उनकी दाल आपके आगे नहीं गलती। माहीन, उन्होंने तंबीही निगाहों से उसे चश्मे के पीछे से घूरा। पहले तोलो फिर बोलो का मुहावरा यकीनन तुमने सुन रखा होगा। नानी अम्मी ने नरमी से सरजनिश की। सॉरी नानी अम्मी। गलती का एहसास जागते ही उसने फौरन अपने कान पकड़ लिए। उसी पल फोन की बेल बज उठी। देखा, आ गई ना मेरी माँ को मेरी याद। उसके अंदाजे के मुताबिक फोन मम्मी का था, मगर हकीकत में खिजर का था। वो नंबर देखकर ही पुरजोश हो गई। हेलो खिजर बेटा, कैसे हो? उनका खुशगवार मूड मजीद खुशगवार हुआ। ओह खिजर, माहीन का मुंह बन गया। मुझे भी तुम्हारी याद बड़ा सताती है। वैसे खैरियत रही? इस बार काफी दिनों बाद कॉल की। दूसरी तरफ की आवाज जाहिर है नहीं आ रही थी, लेकिन नानी अम्मी की बातों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि मौसूफ नानी अम्मी की याद में घुल रहे हैं। बेटा, फजूल बातों की तरफ से ध्यान हटाओ। जिस मकसद के लिए गए हो उस पर अपनी तवज्जो सर्फ करो। अपनों की याद तो जितना दूर जाओ उतनी ज्यादा आती है। इस बार छुट्टियों में तुम्हारा कोई कोर्स वगैरह करने का इरादा ना हो तो एक चक्कर लगा जाओ। उन्होंने नसीहत से तसल्ली और तसल्ली से मशवरे तक का सफर एक सांस में तय किया। माहीन ने गैर महसूस तरीके से नानी अम्मी के मजीद करीब होकर अगली तरफ की बात सुनने की सही की, मगर बेसूद। हाँ ये तो है बेटा, चलो 2 बरस बीते, मजीद 2 भी बीत ही जाएंगे, अल्लाह मालिक है। उन्होंने सर दाह भरी और मुकाबिल की सुनने लगी तो एक बार फिर चंद पल के लिए लाउंज में खामोशी छा गई। हाँ खैरियत, यहाँ सब खैरियत से हैं। तुमने अपनी माँ को फोन किया? वहाँ सबसे बात हुई तुम्हारी? जवाब में अल्लाह जाने नानी अम्मी ने क्या सुना था, मगर उनके अगले फिक्रे ने माहीन को बुखला दिया।
माहीन से तो बात नहीं हुई होगी तुम्हारी, ये पिछले 3 रोज से यही है, लो बात कर लो इससे। गुजरे 2 बरस में जब कभी खिजर का फोन उसकी मौजूदगी में आता, वो चुपके से अपने कमरे में आकर सोती बन जाती। अब चाहे कॉल दिन के 12 बजे ही क्यों ना आई हो, मगर आज उसे बिल्कुल भी तवक्का नहीं थी कि नानी अम्मी यूं शब खून मारेंगी। सो वो बुरी फंसी। उन्होंने फोन उसे पकड़ा कर वॉल क्लॉक की सिम देख निगाह दौड़ाई तो हड़बड़ा उठी। ओह, मेरी नमाज का वक्त निकला जा रहा है। नानी अम्मी के जाते ही एक पल को उसका दिल चाहा कि लाइन डिस्कनेक्ट कर दे, लेकिन हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उसने जिंदगी में पहली बार खिजर को निहायत संजीदगी, शराफत और तमीज से सलाम किया। वालेकुम सलाम जवाब भी इंतहाई संजीदगी से आया था। पढ़ाई कैसी जा रही है माहीन? एक रवायत सी है कि सलाम के बाद बंदे का हाल चाल पूछा जाता था। सवाए सो इसे भी यही तवक्का थी, मगर तवक्का के बरखिलाफ फिक्रा सुनकर उसने ठंडी आह भरी। लो जी, मेरी कोई फिक्र है ना ख्याल। कोसों दूर बैठे हुए भी पढ़ाई की फिक्रें पाली हुई हैं बुकरात ने। उस पर बेजारी तारी हुई। ठीक हो रही है। जहन में उससे ज्यादा मुख्तसर जुमला वारिद नहीं हुआ। नानी अम्मी बता रही थी कि पिछले दिनों वहाँ हालात इतने खराब हो गए कि तालीमी इदारे कई रोज तक बंद रहे। पढ़ाई का जो हर्ज हुआ उसका अंदाजा लगाना ही महाल है। तुम्हारे पेपर्स कैसे हुए? माहीन को उसके लहजे में 2 साल कबल वाली कोई बात ना मिली। उसके मखसूस शरारती लहजे की जगह संजीदगी और मतानत ने बड़ी खूबी से ले ली थी। अच्छे हो गए। जो बातें मुझसे करनी चाहिए थी वो नानी अम्मी से करके फारिग हुआ। अब मेरे लिए पढ़ाई और कराची के हालात जैसे मौजू ही रह गए हैं। अभी शायद गुफ्तगू कुछ तूल पकड़ेगी तो ये महंगाई और लोड शेडिंग पर गुफ्तगू करने लग जाएगा। वो पेचोताप खाकर रह गई। अब रिजल्ट आने तक का जो वक्त है उसे जाया नहीं करना। कोई कोर्स या इंटर्नशिप कर लेना। मुझसे बेहतर तो नानी अम्मी है जिन्होंने आपकी बहुत याद आ रही है। आपके बिना दिल नहीं लग रहा। जैसे प्यार भरे फिक्रे तो सुने। मैं बेचारी तो इससे भी गई। वो कोफ्त का शिकार हुई। और कुछ उसने उकता कर कहा तो वो हंस दिया। सुना है पढ़ाई में अब भी आपका दिल नहीं लगता। शुक्र है रोमांटिक जुमला ना सही, रोमांटिक वर्ड तो आया। दिल चाहे पढ़ाई के हवाले से ही सही, मगर दिल को ढारस तो बंधी। परसेंटेज 69 से 73 के दरमियान ही सफर करती रहती है। अब फिर वो अपने वही पुराने ओछेपन पर उतर आया। सुना तो मैंने भी आपके मुतालिक बहुत कुछ है कि लंदन की हसीनाएं पढ़ाई में बड़ा खलल डालती हैं। हालांकि सुना तो उसने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था, मगर दिल में पलते शक की बुनियाद पर उसने अंधेरे में तीर चलाया कि अगर ये सच हुआ तो वो जरूर तरदीद या तायद में कुछ ऐसा उगल देगा जिससे अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं रहेगा। अच्छा, खिजर ने अपने बेसाख्ता कहकहे को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। यहाँ मेरा एक पाकिस्तानी दोस्त है, उसकी मंगेतर को भी लंदन की हसीनाएं अपने लिए बहुत बड़ा खतरा महसूस होती हैं। वो महसूस हुआ था उसके जुमले से। होती होंगी, लेकिन मुझे तो ऐसा कोई खतरा महसूस नहीं होता। खुद को बेपरवाह जाहिर करने की उसने भरपूर कोशिश की। इतना भरोसा है मुझ पर? किसन ने उसकी बात को अपनी मर्जी के मायने पहनाए और शरारत से गोया हुआ। हाँ, बड़ी काबिले एतबार हस्ती हो ना तुम। उसने जलकर कहा। मेरी तो दिली मुराद भर आएगी अगर तुम वहीं किसी और से शादी कर लो। ख्वामखा ही मेरे सर पर मुसल्लत कर दिए गए हो। कहने के साथ उसने गुस्से से लाइन डिस्कनेक्ट करके सेल फोन को सामने टेबल पर पटका। उससे बात करना अपना दिल जलाने के मुतरादिफ है। दिल को पुरसकून रखने के लिए जरूरी है कि उस कमबख्त से बात ही ना की जाए। वो गुस्से से बड़बड़ाई। महज चंद पल ही दिल को पुरसकून करने में लगे थे, फिर वो साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाकर मैसेज करने लगी। सखियों, बड़ा ही दिल दुखा देने वाला वाकया रोनुमा हुआ है आज। पूरे 2 बरस बाद इत्तफाकन ही अपने मंगेतर साहब से बात हुई तो दिल जलकर खाक हो गया। अब भला बताओ, इस रुए जमीन पर कोई होगा जो समंदर पार से अपनी मंगेतर को कॉल करके हालात हाजरा और स्टडी पर गुफ्तगू करे। गुफ्तगू के दौरान ख्वामखा ही हिलरी क्लिंटन याद आए जा रही थी। मैसेज टाइप करके उसने तीनों को बैक वक्त सेंड कर दिया। पलक झपकते ही रिप्लाई मौसूल होने लगे और सबने तो जवाब दिए ही, मगर सुहाब का जवाब ठीक करके उसे लगा था। हेलरी और बिल को छोड़ो, तुम अपनी बात करो। जहां तक मेरा ख्याल है, तुमसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि खिजर तुम्हें नजरअंदाज करे या उस नए रिश्ते को गैर अहम समझे जो तुम दोनों के बीच बड़ों ने तय किया है। और सबसे अहम बात यह है कि तुम खिजर को पसंद करती हो, वरना तुम्हें उसकी ऐसी गुफ्तगू इतनी दुखी ना करती। सुहाब ने उसके पहले टेक्स्ट से ही जो अंदाजा लगाया वो टाइप करके सेंड कर दिया। जी नहीं, मैं कोई किसी को पसंद वसंद नहीं करती और ना ही किसी ने की गुफ्तगू ने मुझे दुखी किया है। वो तो सियासत से चिढ़ होने के सबब ऐसी गुफ्तगू से भी नफरत है जो किसी भी सियासतदान की याद दिला दे। उसने सुहाब के बयान की पुरजोर तरदीद की। कुछ इसी तरह के पैगामात बाकी सबके भी थे। क्या बकवास है ये, एक जरा सी बात क्या कह दी तुम लोगों ने तो इसका फसाना ही बना डाला। मेरे दिल ने मुझसे कोई गद्दारी नहीं की। मैं उससे मंगनी का रिश्ता खत्म करने का जो इरादा किए बैठी हूँ उसको अमली जामा भी बहुत जल्द ही पहनाऊंगी, तुम लोग देखना। मैंने तो उससे जिंदगी भर बात ना करने के इरादे को भी बड़ी कामयाबी से 2 साल तक निभाया, मगर आज इत्तेफाक से ही बात हो गई। मगर काश ना ही हुई होती। उसने अपनी दोस्तों को बावर कराया कि वो खिजर के लिए कोई खास जज्बात नहीं रखती।
शुभा तो हमें तुम्हारी बेवकूफ़ी पर पहले भी कभी नहीं रहा था, मगर इस कदर हैंडसम बंदे को अगर तुमने ठुकरा दिया तो हम तीनों बेवकूफ़ी के इस शानदार मुजाहिरे पर तुम्हें एजाज़ी तौर पर फूलों के हार पहनाएंगे। जुनैरा का रिप्लाई उसे मुश्तल कर गया। दफ़ा हो जाओ तुम सब की सब, गद्दार, धोखेबाज। दोस्त मेरी हो मगर हमा वक्त उस बुकरात के लिए रतबुल लिसान। मैं तो तुम लोगों से जिक्र करके पछताई। मेरी तौबा जो मैं आइंदा तुम लोगों से कोई बात करूं। गुस्से से मैसेज सेंड करके उसने सेल ही ऑफ कर दिया। सारे के सारे गद्दार मेरे ही नसीब से जुड़े हैं। फोन ऑफ करके भी वो काफी देर तक बड़बड़ाती रही थी। माहीन, बेवक्त क्यों सो रही हो? उठकर बाहर आओ। मम्मी की गोजीली आवाज पर वो हड़बड़ा कर उठी। माजी की भूल भुलैयों में सफर करते हुए वो कब नींद की वादियों में जा उतरी, कुछ खबर ही ना हो सकी। आनी, सुबह से भूखा हूँ, प्लेन में भी कुछ नहीं खाया। अब तो यूं लग रहा है जैसे पेट में चूहों का आलमी मुकाबला शुरू हो गया हो। खिजर की बुलंद आवाज ने लाउंज से ड्राइंग रूम तक का सफर बगैर रुकावट के तय किया तो गोया मौसूफ बिलाकिर पहुंच गए। लाउंज की चहल पहल का अंदाजा वो ड्राइंग रूम में बैठकर भी बखूबी लगा सकती थी। उफ, न जाने कितनी देर तक सोती रही हूँ मैं, वो भी बेवक्त। अचानक एहसास होते ही वो उठ खड़ी हुई। खुदा की पनाह, सुबह से भूखे हो? मगर क्यों? इस मुशक्कत की वजह जानने से कासिर हूँ मैं। मम्मी की फिक्रमंद सी आवाज उसकी समातों से टकराई। हाय री किस्मत, कभी मेरे लिए तो ऐसी मिठास न टपकी मेरी माँ के लहजे से। सारी शीरनी इस कमबख्त के लिए है। उसने हाथों से बिखरे बाल संवारे और मोबाइल उठाकर बाहर की सिम चल दी। वजह भला क्या होगी यानी, सिवाय इसके कि मुद्दत हुई आपके हाथ का पका हुआ नहीं खाया, सो आज डटकर खाने का इरादा है। इसीलिए जरूरी था कि पेट को खाली रखा जाए। अच्छा, फिर मैं खाना लगा देती हूँ। मम्मी मुस्कुराकर किचन की सिम चल दी। अस्सलामुअलैकुम। उसने लाउंज में दाखिल होकर बगैर किसी को मुखातिब किए बुलंद आवाज में सलाम झाड़ा। खिदर सोफे पर बैठा अपने बराबर में बैठे नन्हे इर्तिजा की सिम झुककर उसकी बोली में शायद कोई बहुत ही अहम उलझन सुलझा रहा था। चेहरे पर जब्त संजीदगी से तो यही लग रहा था। उसके सलाम करने पर खिदर चौंक कर सीधा हुआ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो माहीन? बॉटल ग्रीन टी शर्ट और ब्लैक जीन्स में वो बला का जाजिब नजर लग रहा था। माहीन का वहां ठहरने का कोई इरादा था ना ख्वाहिश। वो महज सलाम करने के लिए ही बादल नुखासा चंद सानिया रुकी थी, मगर सलाम के जवाब के साथ खिजर ने जो मिजाज पुरसी की रस्म निभाई तो उसे ना सिर्फ रुकना पड़ा बल्कि इखलाक के तकाजों को भी निभाना पड़ा। मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप? खिजर का जवाब सारा की हल्की चीख में वाजे ना हो सका। इस वक्त लाउंज में खिजर और इर्तिजा के अलावा सारा और हसन भाई भी मौजूद थे। हमारी माहीन के लिए खिजर, आप कब से हो गया? सारा के लहजे में शरारत नुमाया थी। कहीं मुस्तकबिल में दुश्वारी पेश ना आए अपने सरताज को आप कहने में, शायद इसीलिए अभी से आदत डाली जा रही है ना माहीन? सारा की इस बेहूदगी पर वो पेचोताप खाकर रह गई। गुस्से का ग्राफ इस वक्त कुछ और ऊंचा हुआ था जब उसने खिजर और हसन भाई के लबों पर महजूज सी मुस्कुराहट को मचलते देखा। खबासत में तो बिल्कुल अपने भाई पर गई है, उसने दांत पीसकर सोचा, मगर वो जवाब में कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर इस किस्से को मजीद नहीं खींचना चाहती थी। तो उसने एक नाराज सी निगाह सारा पर डालकर किचन का रुख किया। मुस्तकबिल के सरताज, उसने हल्के से सर झटका। जिक्र छेड़ने तो दो बेटा शादी का, फिर देखना इनकार ना कर दिया शादी से तो कहना। उसके इरादे बड़े खतरनाक थे। वो तो मंगनी के वक्त बड़ों की जबरदस्ती काम आ गई, अब तो नानी अम्मी के जरिए इनकार कहलाऊंगी। इसमें कोई शक ही नहीं था कि मम्मी के सामने तो वो अब भी कुछ बोलने की खुद में हिम्मत नहीं पाती थी। किचन में खड़े खड़े उसने मुस्तकबिल की प्लानिंग भी कर डाली और सारा की बात का असर जाहिर करने की कोशिश की। अब वो इस कोशिश में कामयाब हुई थी या नहीं, मगर मम्मी को अपनी तरफ जालिम नजरों से घूरता पाकर वो बौखलाकर ये सोचने पर जरूर मजबूर हो गई कि वो अपनी प्लानिंग पर अमल भी कर सकेगी या नहीं। खिजर के कामयाब लौटने की खुशी में घर के लॉन में ही एक छोटी सी पार्टी का इंतजाम किया गया था। उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया था। वो चारों एक मेज पर बैठी खुशगपियों में मसरूफ थीं। यार, अपनी हैंडसम से तारुफ तो कराओ हमारा, इन्हें पता तो चले कि माहीन इब्राहिम की दोस्तें कितनी खूबसूरत हैं। सुहाब ने दूर खड़े खिजर को देखकर कहा, जो जरनाज से गुफ्तगू में मशगूल था। माहीन फर्दन फर्दन घर के तमाम अफराद से इन तीनों का तारुफ करवा चुकी थी, मगर खिजर से मुतारिफ करवाने का उसका कोई इरादा नहीं था। आज खिजर को आए 12 दिन बीत चुके थे, मगर इस बार लेकिन इन 12 दिनों में उसने खिजर से जो पहले रोज बात की थी तो फिर इसके बाद माहीन ने उससे बात करने और सामना करने से गुरेज ही किया। उनकी मुलाकात खाने की मेज पर होती और कभी किसी सबब के तहत वो भी नहीं हो पाती। अलबत्ता इन 12 दिनों में जन्नाज के कई चक्कर लग चुके थे। आजकल उसका मशगला खिजर को अपनी तरफ माइल करना था। फजूल है ये कोशिश। इस वक्त इसके पास जो खूबसूरत लड़की खड़ी है उसके आगे तुम लोगों का हुस्न कुछ भी नहीं। वो तुम लोगों को लिफ्ट ही नहीं कराएगा। उससे आजकल जरनाज पर हमेशा से कुछ ज्यादा गुस्सा आ रहा था।
तो ना कराए लिफ्ट। ऐसे हैंडसम की बेरुखी भी हम हंस के सह लेंगे। सुहाब ने किसी फिल्मी हीरोइन की तरह डायलॉग मारा। यार माहीन, मुझे लग रहा है ये तुम्हारी कजन खिजर पर डोरे डालने की कोशिश में है। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो वो बआसानी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। दुआ को फिक्र लाहक हुई। होने दो, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है, उसने बेनियाजी बरती। तुम जैसा कम अकल तो शायद ही दुनिया में कोई हो। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो इस वक्त हवाओं में उड़ रही होती। जुनैरा का दिल उसकी कमकली पर मातम करने लगा। हाँ, तुम हवाओं में उड़ रही होती तो तुम्हारे नीचे राइटमैन किसी और हसीना की बाहों में बाहें डाले मसरूर होता। बेवकूफ़ी में तो फिर तुम भी माहिन के बराबर ठहरी ना। दुआ ने गोया जुनैरा का मजाक उड़ाया। उफ, बस फजूल हाँके जाओ, मेरी बात तो कहीं बीच मंझदार में ही रह गई। किनारे तो लगने दो कम अज कम उसे। सुहाब झुंझलाई। तो बको भी, किसने रोका है। दुआ ने बोलने की इजाजत देकर गोया एहसान किया। यार माहीन, मुझे अपने फ्योंसी से मिलवाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि ये बाय नेचर कैसा बंदा है। सॉरी डियर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। माहीन सीने पर हाथ बांधकर कुर्सी से टेक लगाकर मुतमईन हालत में बैठ गई। ओके, सुहाब उठ खड़ी हुई। मैं खुद मिल लेती हूँ। उसने अपना सेल फोन उठाया और किधर की जानिब चल दी। माहीन ने बुकराकर उसकी जानिब देखा। ओह, ये मुंह फट कुछ उल्टा सीधा ना हाँक दे उस शहजादे के सामने। उसे नई फिक्र लाहक हुई। उसने देखा सुहाब बड़ी खुशमिजाजी से खिजर से बात कर रही थी और खिजर उससे भी ज्यादा खुशमिजाजी में गोया उसका रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि साई की तरह उसके साथ खड़ी जरनाज अपनी तेवरी को शिकनों से पाक रखने में बुरी तरह नाकाम हो रही थी। अब वो इन तीनों की तरफ इशारा करके खुदा जाने क्या इरशाद फरमा रही थी जो खिजर मुस्कुराए जा रहा था। उसे खिलजान होने लगा। चंद लम्हों बाद उसने इशारे से दुआ और जुनैरा को भी बुलवा लिया। उसने बौखलाकर अपना सेल उठाया। उसके सामने कुछ उल्टा सीधा ना भोंक देना। टेक्स्ट सेंड हुआ और तीनों के सेल की आगे पीछे बजती मैसेज टोन उसने अपनी टेबल पर बैठे हुए सुनी। तीनों की तवज्जो पल भर को खिजर से हटकर अपने अपने मोबाइल की जानिब मबजूल हुई, मगर अगले पल सुहाब और दुआ की तवज्जो दोबारा खिजर की जानिब मुंतकिल हो गई, जबकि जुनैरा रिप्लाई की जिम्मेदारी निभाने लगी। सीधा सीधा भौंकने की इजाजत है। अब की बार माहीन, दुआ और सुहाब के सेल की मैसेज टोन बजी थी। एक ही वक्त में मोबाइल टोन बजने पर खिजर का चौंकना माहीन ने दूर से महसूस किया। धोखेबाज, गद्दारों, आस्तीन के सांपों, भाड़ में जाओ। आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। मैसेज सेंड हुआ था और एक बार फिर तीनों के मोबाइल की एक दूसरे के पीछे टोन बजी। ये क्या माजरा है। उसने दूर से खिजर के हिलते हुए लबों से अंदाजा लगाया। सुहाब ने मैसेज पढ़ने से ज्यादा जरूरी ये जाना कि खिजर को यह बता दिया जाए कि वो किस तरह एक दूसरे के पल पल से वाकिफ रहती हैं। जबकि दुआ और जुनैरा उसका मैसेज पढ़ते ही उसकी नाराजगी का अंदाजा लगा चुकी थी, तो फौरन से पेशतर अपनी मेज तक वापस आई थी और फिर उसे मनाने के जतन होने लगे। नानी अम्मी, मैं खिजर से शादी नहीं करूंगी। प्लीज आप मम्मी से कह दें। कल इत्तेफाक से ही मम्मी और मम्मा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से वो आगाह हो चुकी थी। वो उसकी शादी अगले चंद माह में करने का इरादा किए बैठी थी और इस इरादे पर अमल नानी अम्मी के मशवरे के बाद ही मुमकिन था। बहुत मुमकिन था कि मशवरे के लिए फोन आज ही खड़का दिया जाए, तो उसने नानी अम्मी तक अपने दिल की बात पहुंचाने में देर नहीं की। उन्होंने किसी कदर हैरानी से उसकी सिम देखा। वो क्यों भला। उन्होंने अखबार लपेटकर बेड की साइड दराज पर रखा और मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। इनकार की यकीनन कोई ठोस वजह होगी तुम्हारे जहन में। वजह कोई खास नहीं, मुझे लगता है वो खुद भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। उसने खुद को बेनियाज जाहिर करने की कोशिश की। ये अंदाजा तुमने कैसे लगाया। अंदाजा नहीं लगाया, उसने खुद कहा है। खुद कहा है। नानी अम्मी मुतहैयर हुई। उसने ऐसा कब कहा। जिस रोज मंगनी हुई उस रोज कहा था कि तुमसे शादी गुनाहों की सजा है। उसने रूठे रूठे लहजे में कहा। तो जानू, ये तो बहुत पुरानी बात है, अभी तो इसने ऐसा कुछ नहीं कहा ना। नानी अम्मी उसे बच्चों की तरह बहलाने लगी। जुबान से नहीं कहा तो क्या हुआ, उसकी हरकतें नहीं देखती आप। जब से आया है अक्सर औकात जरनाज के संग ही देखा गया है। जोश जज्बात में आवाज कुछ बुलंद हो गई। इन मुलाकातों में भी ज्यादा हाथ जरनाज का ही है। नानी के नजदीक दूसरे एतराज में भी एतराज वाली कोई बात नहीं थी। आप नहीं जानती उस ड्रामेबाज को, बहुत बड़ा फनकार है वो। उसने हमेशा मुझे मम्मी की नजरों में डिग्रेड करने की कोशिश की है। इस बार उसकी वजह से मम्मी ने मुझे थप्पड़ भी मारा था। उसे थप्पड़ का गम भूलता नहीं था। और इस बात के लिए सॉरी भी उसने कई रोज के बाद की थी। एक्सक्यूज किया था, बस सिर्फ फॉर्मेलिटी ही निभाई थी। मैंने तो उसका एक्सक्यूज एक्सेप्ट ही नहीं किया, मगर उसे परवाह भी कब थी। अगर होती तो मेरी नाराजगी दूर करने की कोशिश जरूर करता। उसकी खिजर से शादी ना होने की वजूहात इतनी संजीदा नोयत की थीं कि नानी अम्मी को मुस्कुराहट लबों के गोशों में दबाना दुश्वार हो रहा था। मगर वो ध्यान देती तब ना, वो तो बस अपनी ही हाँकें जा रही थी। मगर शायद वो तो भूल भी गया है कि मैं उससे नाराज हूँ। जरनाज साहिबा कुछ याद रखने भी तो नहीं देती होंगी ना उसे। जब देखो उसका दुम चल्ला बनी रहती है। दिल की जलन नादानस्तगी में भी लफ्जों से भी आया हो गई। चलो, मैं खिजर को समझा दूंगी कि वो तुमसे एक्सक्यूज भी करे और जरनाज से मिलना भी कम करे। नानी अम्मी अपने तई उसके मसले का हल ढूंढ लाई थी, मगर वो सटपटा गई।
नहीं नानू, उसे कुछ मत कहिएगा, ख्वाह ही सर पर चढ़ जाएगा ये सोच कर के मैं उसकी मोहब्बत में मुब्तला होकर जरनाज से जलसी फील कर रही हूँ। अव्वल रोज से ही इस एक बात की वजह से तो उसे ख्वारी हुई जा रही थी। तो तुम किस बात से इनकारी हो, मोहब्बत से या जेलसी से? नानी अम्मी को इस वक्त संजीदगी इख्तियार करते हुए बड़ी दिक्कत हो रही थी। उफ नानी अम्मी, आप नहीं समझ सकती, वो झिंझलाई, मुझे कोई उससे मोहब्बत नहीं है। माजी में जिस तरह ड्रामे कर करके उसने मम्मी से मेरी इज्जत करवाई है, उसके बाद मुझे उससे मोहब्बत हो भी नहीं सकती। लेकिन आप लोगों ने अगर मेरा मुस्तकबिल उसके साथ जोड़ा और अगर उसका ड्रामेबाजी का शौक और मम्मी से मेरी इज्जत करवाने का शौक कायम रहा, तो मेरा मुस्तकबिल तो हो गया ना अंधेर, उसने रूठे लहजे में कहा। अच्छा भाई, जिस बात से हमारी माहीन खुश, उससे हम भी मसरूर। नानी अम्मी से उसके नाराजगी कब बर्दाश्त होती थी, सो उन्होंने उसको बहलाने के लिए फौरन हामी भर ली। वो मुस्कुराकर उनकी गोद में सर रखकर लेट गई। नानी अम्मी ने एक बार फिर अखबार उठा लिया और वो मैसेजिंग में मसरूफ हो गई। साथियों, आज हमने खिजर से शादी ना करने का फैसला नानी अम्मी तक पहुंचा दिया है। वो मान गई हैं, जल्द ही मामला निमट जाएगा। ओ माय गॉड, क्यों इनकार कर दिया? वजह? उनके कायम करदा असूलों के तहत जवाब जुनैरा की जानिब से आना चाहिए था, मगर रिप्लाई सुहाब के नए नंबर से आया था जो चंद रोज कबल ही उसे सुहाब ने सेंड किया था। मगर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तुम लोग सब जानती हो, फिर क्यों किया ये सवाल? वो झिंझलाई। हाँ भाई, सब लोग सब जानते हैं, अब अगर दोबारा भी दोहरा दोगी तो क्या क़यामत आ जाएगी? अब की बार जुनैरा के नंबर से रिप्लाई आया। मेरा दिमाग खराब नहीं हो गया जो मैं दोबारा दोहराने लग जाऊं। तुम लोगों को अगर इतना ही शौक है मेरी बर्बादियों के किस्से सुनने का, तो रिकॉर्ड कर लेनी थी मेरी दास्तान। वो बेचौताब खाकर रह गई। बस गलती हो गई ना जिगर, रिकॉर्ड नहीं कर सके तेरी दास्तान। अब लिखकर सेंड कर दो, हम सेव कर लेंगे। दुआ गोया उसे चिढ़ा रही थी और वो वाकई चिढ़ गई। भाड़ में जाओ तुम सब की सब, बड़ी गलती हो गई जो तुम लोगों से अपने दिल की बात कर डाली। अब मुझे छेड़ने की कोशिश मत करना, वरना हमारी दोस्ती खतरे में पड़ जाएगी। उसने मैसेज सेंड करके मोबाइल एक साइड पर डाल दिया और उसके बाद वक्फे वक्फे से मैसेज टोन बजती रही, मगर उसने ना मैसेज देखा ना ही रिप्लाई किया। बस यूं ही आंखें मूंदे नजरअंदाज करती रही। जरा की जरा आंख लगी थी। आंख खुलने पर एहसास हुआ कि वो 35 मिनट तक सोती रही है। उसने निगाहें घुमाकर इर्द गिर्द देखा। नानी अम्मी कमरे में मौजूद नहीं थी। उठकर उसने हाथ से बिखरे बाल सेट किए और बाहर आ गई। चाय की तरफ जाग उठी थी तो वो किचन की सिमत भरने लगी। लंदन से लौटने के बाद खिजर, तुम्हें काफी चेंज आ गया है। जरनाज की खनकती हुई आवाज लाउंज में से आ रही थी। वो ठटक कर रुक गई। मेरे कहने का मतलब है काफी मैच्योरिटी आ गई है, और ये मैच्योरिटी तुम्हारी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा रही है। घर की तामीर कुछ इस तरह से थी कि नानी अम्मी की ख्वाबगाह और लाउंज के दरमियान सीढ़ियां हाइल हो जाती थीं। सो ये अभी तक इन दोनों की नजरों से ओझल थी, जबकि माहीन सीढ़ियों की ओर से इन्हें देख चुकी थी। जरनाज सामने सोफे पर ही बैठी थी, जबकि खिजर कॉर्नर में सिंगल सोफे पर बैठा था। टेबल पर मौजूद चाय के खाली कप इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि मौसूफ की आमद को तकरीबन 15-20 मिनट तो गुजर ही चुके थे। हाँ बहन, तुम्हारे लिए ही उसने खुद को तब्दील किया होगा, जी भर के खुश हो लो। वो बड़बड़ाई और किचन की सिमत हो ली। किचन का रास्ता लाउंज से होकर नहीं गुजरता था, मगर किचन की सिमत जानते जाते हुए उसका नजरों में ना आना मुमकिन नहीं था। सो दोनों की ही निगाह उस पर पड़ी, मगर वो नजरअंदाज करके किचन में आ गई। ख्वामखा ही गुस्सा चढ़ रहा था जो केतली पत्ती और चीनी के जार पर उतर रहा था। चाय तैयार करके उसने वहीं किचन में बैठकर पी और बाहर आ गई। वो अभी तक वहीं जमा बैठा था और जरनाज धीमी आवाज में अल्लाह जाने उसे क्या कह रही थी कि वो चाहकर भी ना सुन पाई। अचानक ही उसने नानी अम्मी के कमरे में जाने का इरादा तर्क किया और इन दोनों के सामने टेबल पर पड़े खाली कप उठाने के बहाने करीब आई। जरनाज ने फौरन खामोश होकर रुखे रोशन उसकी जानिब मोड़ा। तुम फजूल ही जहमत कर रही हो माहीन, रहने दो, ये सब अब्दुल समेट लेगा। लहजे में तंज की आमेजिश बड़ी वाज़ेह थी। शौक के तहत तो मैं भी नहीं कर रही, नानी अम्मी का हुक्म था, सो टाला तो नहीं गया। उसने मुस्कुराकर उसे बताना चाहा और शायद वो अपने इरादे में कामयाब भी हो जाती, अगर जो उसी वक्त नानी अम्मी लाउंज का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल ना होती। वो तीनों ही मुतवज्जा हुए थे। अबे यार, ये बेइज्जती भी ना हर जगह ही हो जाती है, जरा लिहाज नहीं करती। उसने किस्मत पर भरोसा करके रिस्क लिया था और फिर खूब पछताई। दादो लॉन में और तुम किचन में। यकीनन ये हुक्म तुम्हें कॉल के जरिए मिला होगा या मैसेज के जरिए। वो तंजिया मुस्कुराहट लबों पर सजाए साफ उसका मजाक उड़ा रही थी। अव्वल दर्जे की कमीनी है, लिहाज मुरव्वत तो छू के भी नहीं गुजरी। इससे कबल के वो जरनाज को कुछ उल्टा सीधा बोल देती, खिजर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। माहीन, मैं नानी अम्मी से चंद एक जरूरी बातें कर लूं, फिर घर चलते हैं। वो इसे हुक्म देकर नानी अम्मी के पीछे उनके कमरे में जाने लगा कि माहीन ने रोक लिया। सुने, किधर पलटा तो माहीन ने देखा कि उसके चेहरे पर दबे दबे गुस्से के तासुरात थे। शायद कोई बात मिजाज पर ग्रां गुजरी है, मगर किसकी, मेरी या फिर जरनाज की, वो अंदाजा न लगा पाई। मेरा तो आज घर जाने का इरादा नहीं, आज तो मैंने और दाऊद भाई ने आइसक्रीम पार्लर जाने का प्रोग्राम बनाया है। उसने सीढ़ियों से उतरते हुए दाऊद को देखकर एक बार फिर किस्मत को आजमा लिया।
मेरे मौला, मेरे पास तो कुछ नहीं सवाए इज्जत के, बचा लेना। वो मन ही मन में अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा रही थी। जहे नसीब, हमें इज्जत बख्शने का ख्याल कैसे आ गया? दाऊद भाई की बातें खिल गईं और वो इज्जत महफूज रहने पर खुदा के मशकूर। ये अहमक भी ना, वो अच्छी खासी बदमजा हुई जब कह दिया कि हम दोनों का प्रोग्राम है, तो फिर ना जाने उल्टा सीधा हाँकने की जरूरत क्या थी। अब इस बुकरात को तो पता चल गया ना कि ये प्रोग्राम अभी के अभी बना है। तो फिर चलें दाऊद भाई, उसने भी इस मौके पर बातें चीरने की जरूरत महसूस की। जरूर, दाऊद भाई ने कदम बढ़ाए और उसने उनके कदम से कदम मिलाए। आपको तो पता है ना, बलोच की क्रंच मेरी फेवरेट है। उसने दाऊद भाई से बेतकल्लुफी बरतते हुए दानिस्ता खिदर की जानिब एक निगाह की और किसी कदर मायूस हुई। दिल खिदर के चेहरे पर जेलसी के तासरात देखने का आरजूमंद था, मगर तमाम आरजुएं पूरी कब होती हैं। खिदर के लबों के गोशे में दबी मुस्कुराहट होंठों पर मचलने को बेताब थी। आरजू के बरक्स निगाहों ने कुछ और देखा तो मायूसी कुछ और बढ़ी। ये समझता क्या है अपने आप को, हीरो कहीं का। मायूसी हद से बढ़कर गुस्से में बदल गई। इतना गुरूर खुदा जाने किस बात का है। गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद करना गुस्सा कम करने की एक कोशिश थी। दाऊद ने घड़ी की सेकंड सुई के साथ बदलते मिजाज पर किसी कदर हैरत से उसे देखा। पहले पिज्जा हट चले माहीन, वो फैलने लगा। नहीं दाऊद भाई, अब तो आइसक्रीम का भी मूड नहीं। एक लंबा चक्कर लेकर गाड़ी को दोबारा घर की तरफ मोड़ लें। बेनियाजी से हुक्म सादिर करके वो मैसेजिंग में मशगूल हो गई। सखियों को हर पल बाखबर रखना भी तो जरूरी था, वरना चैन कैसे पड़ता। दाऊद ने कदरे गुस्से से स्ट्रेनिंग पर हाथ मारा। मोबाइल में मशगूल हो जाने के बाद वो कहीं और तवज्जो दे पाती, ये मुमकिन ही नहीं था। सो दाऊद ने बाकी का तमाम सफर लब सिए और ड्राइविंग के फ्राइज अंजाम देते हुए ही बिताया। सखियों, मोहब्बत के मर्ज में अगर माशूक बिला वजह ही किसी से फ्री होने लगे तो आशिक को जलसी फील होगी, या लबों पर मुस्कुराहट के फूल खिल उठेंगे। पता नहीं, मैंने मोहब्बत में पीएचडी नहीं की। आज फिर जवाब खिलाफे असूल जुनैरा के बजाय साहब के न्यू नंबर से आया था। मोहब्बत में नहीं की, मगर कमीनगी में यकीनन की होगी। किसी बात का ढंग का जवाब ना दे सको तो कम से कम भौंकने से गुरेज ही किया करो। वो भड़क उठी। क्या आफ्ताब आन पड़ी जो मोहब्बत पर रिसर्च करने चली हो? जुनैरा ने एंट्री दी। ऐसे ही मालूमात के लिए पूछ रही हूँ, कभी ये मसला हक हो भी सकता है। सो अलामात का इल्म होना चाहिए। माहीन का मैसेजिंग का सिलसिला घर वापसी तक जारी रहा था और दाऊद का झंझलाहट का। माहीन, वो आदतन असर की नमाज के बाद लॉन में चहलकदमी कर रही थी जब उसने अपने पीछे दाऊद को पुकारते सुना। अबे यार, उसका मूड ऑफ हुआ। बड़ा बाहिम्मत शख्स है, मेरा बेजार रवैया भी उसे बदमजा नहीं करता। जी दाऊद भाई, उसने मुड़ते हुए किसी कदर संजीदगी से कहा। कुछ नहीं यार, मैंने पहली बार तुम्हें अपने फेवरेट कलर में मलबूस देखा तो दिल चाहा के करीब से सूरत भी देखूं। वो पुरशौक निगाहें उस पर जमाए कहे गया। महीन को उसके अल्फाज और लहजा दोनों बुरा लगा। प्लीज दाऊद भाई, मुझे इस किस्म की गुफ्तगू पसंद नहीं, आप ख्याल रखा करें। दाऊद ने उसके चेहरे पर फैलते नागवारी के तासुरात को भी दिलचस्पी से देखा और हंस दिया। ओके प्रीटी डॉल, नाराज क्यों होती हो? आइंदा ख्याल रखूंगा कि कोई बात तुम्हें नागवार ना गुजरे। उसने इतनी सादतमंदी से तो कभी अपनी माँ को भी जवाब नहीं दिया होगा। मैं अपने दोस्त की तरफ से पीसी में इनवाइटेड हूँ, बहुत बड़ा फंक्शन है वहाँ, नामवर सिंगर्स आएंगे, चलोगी? पिछले दिनों वो उसके संग एक बोरतरीन सफर गुजार चुका था और अब फिर एक बोरतरीन सफर उसके हमरा बताने के लिए तैयार था। माहीन ने उसकी हिम्मत को दिल ही दिल में एक बार फिर सराहा। नहीं, मेरा मूड नहीं। माहीन की बात आधी अदा हो चुकने के बाद आधी अभी लबों में ही थी कि जब उसने खिजर की मर्सिडीज को जन से अंदर दाखिल होते देखा और फिर पोर्च में रुकते देखा। मगर गाड़ी के पोर्च में रुकने से भी कुछ पहले जरनाज को उसने अंदर से बरामद होते देखा, जैसे वो खिजर के इंतजार में ही हो। यकीनन अपनी आमद के मुतालिक बताया होगा, तभी तो मोहतरमा दीदा और दिल फरशे राह किए खड़ी हैं। उसने जलकर सोचा। खिजर बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर अब जरनाज के साथ खड़ा कुछ कह रहा था जब उसकी निगाहें माहीन और दाऊद का अहाता किए हुए थीं। ओके ठीक है, फिर मैं चलूं? दाऊद के लहजे में किसी कदर मायूसी थी। अगर चलती तो मुझे खुशी होती। वो पलटा था। उसी पल खिजर के लबों पर जरनाज से गुफ्तगू करते हुए मुस्कान सजी और उससे अगले पल ही माहीन ने अपना इरादा बदला। सुने दाऊद भाई, वो दोबारा पलटकर मुतवज्जा हुआ। मैं नानी अम्मा से इजाजत ले आऊं, फिर चलते हैं। हाँ जरूर ले आओ, मगर तुम जानती तो हो कि दादो असर से मगरिब तक का वक्त जिक्र अल्लाह में गुजारती हैं, सो उन्हें तंग करना मुनासिब नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो इजाजत लेने पर तुम्हें इनकार करेंगी, सो बेहतर यही है कि तुम मैसेज करके उन्हें बता देना। वो जब भी फारिग हुई पढ़ लेंगी। इस वक्त तो हवासों पर खिजर का जरना से मुस्कुरा कर बातें करना सवार था, सो सेहन भी दाऊद के दिए गए मशवरे पर ज्यादा गौर फिक्र करने पर आमादा नहीं था। चलें ठीक है, उसने मुस्कुराकर हामी भरी। आज एक एहसान मुझ पर तुम जरूर करना माहीन। दाऊद ने गाड़ी की जानिब बढ़ते हुए उससे गोया इल्तिजा की। कैसा एहसान? वो किसी कदर हैरान हुई।
अपने मोबाइल फोन को उस वक्त तक आराम दे लेना जब तक तुम मेरे साथ रहो, प्लीज, उसने दरख्वास्त पेश की। ओके, माहीन ने उसके मुल्तजी लहजे पर हंस कर बतौर खास खिजर की सिम देखा। वो यही मुतवज्जा था, मगर उस बुकरात की सूरत देखकर उसके एहसासात का अंदाजा लगाना जरा दुश्वार था, सो वो नाकाम ही रही। अलबत्ता निगाहों से ये बात मख्फी ना रह सकी कि वो इस वक्त तक खिजर की निगाहों के हिसार में रही थी, जब तक गाड़ी गेट से निकलकर उसकी नजरों से ओझल ना हो गई। गाड़ी के गेट से निकलते ही उसने नानी को बजरिया मैसेज दाऊद के साथ जाने का बता दिया। गालिब इम्कान यही था कि वह तमाम वज़ाइफ, तस्बीहात और मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद ही मैसेज पढ़ेंगी। तुम्हारे बाल बहुत हसीन हैं, तुम इन्हें खुला क्यों नहीं रखती? बस शुरू कर दी फिर वही बकवास। वो 5 मिनट में ही हद दर्जा बोर हुई। उसकी दाऊद में दिलचस्पी महज खिजर को दिखाने की हद तक थी। तुम्हारे चेहरे पर जब नागवारी के तासुरात उभरते हैं तो तुम्हारे हुस्न को मजीद दिलकश बना देते हैं। दाऊद से उसके चेहरे पर उभरते नागवारी के तासुरात पोशीदा ना रह सके थे। इस शख्स का सुधरना इतना ही दुश्वार है जितना मसला कश्मीर का हल होना। उसने ठंडी आह भर के सोचा। हाय, ऐसे ना आहें भरा कीजिए। छिछोरपन से गुनगुनाते हुए उसने आंख मारी। वो बेतरह सुलग उठी। मैं क्यों आ गई इस जोकर के साथ? वो अपनी नादानी पर हद दर्जा पछताई। मैसेज टोन बची। वो फौरन मुतवज्जा हुई। साहब का न्यू नंबर स्क्रीन पर जगमगा रहा था। कहाँ हो माहीन? तुमने मेरी कंपनी में मोबाइल यूज ना करने का वादा किया था। उसे मोबाइल में मसरूफ होता देखकर दाऊद ने फौरन याद दहानी कराई। नानी, अम्मी का मैसेज है, जवाब देना बेहद जरूरी है। उसने दाऊद को झूठ बोलकर टाला और जवाब टाइप करने लगी। उस वक्त दाऊद भाई के साथ उनकी पराडो में हूँ। कहाँ ले जा रहे हैं वो तुम्हें? अगला मैसेज भी सुहाब के उसी नंबर से आया था। पीसी में उनके किसी दोस्त ने फंक्शन अरेंज किया है, वहीं जा रहे हैं। खैरियत? मैसेज सेंड करके वो जवाब का इंतजार करने लगी। मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे ये जिस नंबर से सुहाब के मैसेजेस आ रहे हैं वो असल में खिजर ही है, शायद। अब देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। माहीन, तुम अपने वादे से मुकर रही हो, मुसलसल मैसेजेस करके। वो बेहद झंझलाया हुआ था। दाऊद भाई, जिंदगी में पहली बार नानी अम्मा से इजाजत लिए बगैर घर से निकली हूँ। अब वो फिक्रमंद हैं तो इन्हें मुतमईन करना मेरा फर्ज बनता है। उसने नागवारी से कहा। तो फोन करके उनकी तसल्ली करा दो कि तुम अपनी मर्जी से आई हो, मैं तुम्हें अगवा करके नहीं ले जा रहा। बिल आखिर दाऊद भी सब्र खो बैठा। मुझसे नहीं होती फोन पर बात, मैं मैसेज के जरिए ही करूंगी। हरदर्मी से कहकर वो दोबारा मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हुई। रिप्लाई किसी भी नंबर से नहीं आया था। बताया नहीं तुमने कि मुझसे ये तशवीश क्यों की जा रही है? गाड़ी की स्पीड बढ़ी थी। उसने मोबाइल से निगाह हटाकर दाऊद की सिम देखा। वो लब बेंचे गुस्सा जब्त करने की कोशिश कर रहा था। पहली बार उसका दिल खौफजदा हुआ। किसी खदशे के तहत उसने मोहतात निगाहों से सड़कों का जायजा लिया। ये वाकई मुझे अगवा करके कहीं और ना ले जाए। जायजा 2 मिनट में ही तमाम हुआ। गाड़ी पीसी की जानिब ही गामजन थी। दिल को ढारस बंदी तो वो दोबारा मोबाइल की सिमत मुतवज्जा हुई। यार, आखिर खामोश क्यों हो तुम सबकी सब? जवाब क्यों नहीं दे रही? जवाब अब भी काफी देर इंतजार के बावजूद नहीं आया था। वो हैरान हुई। ऐसा 4 बरसों में पहली बार हुआ था। उसने एक बार फिर मोबाइल को देखा। गाड़ी एक झटके से रुकी थी। उसने चौंक कर सर उठाया। मंजिल तक पहुंच गए थे। दरवाजा खोले बाहर आए। ऐन उसी लम्हे खिजर की गाड़ी उसके करीब ही रुकी और वो तैश के आलम में बाहर आया। घर चलो माहीन, सुलगते हुए लहजे में उसने हुक्म सादिर किया। क्यों? बस मैं जो कह रहा हूँ। उसका गुस्सा मजीद बढ़ा। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहाँ अभी। जुमला लबों में ही था कि वो इसे कलाई से पकड़कर गाड़ी तक ले आया और अंदर धकेल दिया। उसका धान पान सा वजूद अभी पूरी तरह संभला भी नहीं था, मगर वो ड्राइविंग सीट संभाल कर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। आखिर इस बदमाशी का मकसद क्या है? मैं ये तुम्हें घर चलकर अच्छी तरह समझा दूंगा। उसने खूंखार निगाहों से घूरते हुए इतने गुस्से से कहा कि उसका नन्हा सा दिल फौरन सहम गया। आज से कबल उसने खिजर को इतना मुश्तिल देखा भी तो नहीं था। शायद दाऊद भाई से बेतकल्लुफी खिली है मौसूफ को। गाड़ी खतरनाक रफ्तार से घर की सिमत बढ़ रही थी। खुदा जाने ये घर पहुंचकर क्या करे। अगर मम्मी को अपने झूठे सच्चे किस्से सुनाकर मुश्तिल कर दिया तो वो तो सफाई का मौका दिए बिना सजा सुना देंगी। उस पर घबराहट तारी होने लगी। और ये तो बचपन से ही मेरा पक्का दुश्मन बना हुआ है। इससे किसी अच्छे की उम्मीद रखना नादानी ही है। जिस तेजी से फासला कम हो रहा था उसी तेजी से उसके खौफ में इजाफा हो रहा था। या अल्लाह, रहम डाल दे इस जालिम के दिल में मेरे लिए। आखिरी सहारा दुआ ही का था, सो वो घर पहुंचने तक दुआ गो ही रही। खिजर के तेवर खासा खतरनाक थे, सो गाड़ी पोर्च में रुकते ही वो फुर्ती से खिजर से भी पहले गाड़ी से उतरकर अपने कमरे में आ गई। वरना खिजर से कुछ बईद नहीं थी कि वो इसे इसी वक्त मम्मी के सामने पेश कर दे। और वो इससे इतनी बदगुमान थी, अपने कमरे में पहुंचकर वो सुख का सांस भी नहीं ले पाई थी कि वो इसके पीछे आ धमका। तुम समझती क्या हो अपने आप को? वो अपने पीछे दरवाजा बंद करके उसके ऊपर चढ़ दौड़ा। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे कोई मोतरज हो। खिजर के लहजे की सख्ती ने उसे भी बरहम कर दिया। बिना इजाजत एक ऐसे शख्स के साथ गाड़ी में घूमना जिसके किरदार की तमाम खूबियों से सब आगाह भी हों,
तुम्हारे ख्याल में इसमें कोई काबिल एतराज बात है ही नहीं। उसकी बेवकूफ़ी पर वो तिल मिलाया। वो खामोश रही और बेड के किनारे पर टिक गई। जिस कमाश का वो शख्स है उसके दोस्त भी सारे उसी के जैसे होंगे, और जिस किस्म के फंक्शन अटेंड करते हैं मैं उसे देख चुका हूँ। वहाँ का माहौल किसी भी शरीफ बंदे के लिए मौजू नहीं। उसके लहजे में अब भी कुछ तेजी बाकी थी। लो जी, जरनाज साहिबा ने यह भी बता दिया कि मैं उसके भाई के साथ कहाँ जा रही हूँ। इस सोच ने मूड मजीद खराब किया। हर तरह का माहौल हर बंदे के लिए मौजू होता है, बात सिर्फ समझदारी और मजबूती की होती है, जिसके सबब बंदा खराब माहौल में भी महफूज रह सकता है। बात इतनी भी समझदारी की नहीं थी, मगर जितनी थी उतनी की भी माहीन के लबों से अदायगी की उम्मीद नहीं थी, सो वो खुशगवार हैरत में घिर गया। लेकिन ये वक्त उसको सराहने के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं था। हाँ भाई, वाकई तुम तो इतनी समझदार हो कि हर तरह के हालात से बखूबी निमट सको। बगैर इजाजत हर किसी के साथ चलना पड़ना भी तो समझदारी की एक वाज़ेह दलील है। इस सारे किस्से में एक यही गलती थी जिसके सरजर्द होने पर वो अच्छा खासा पछता चुकी थी, मगर इस वक्त खिजर की तंजिया गुफ्तगू ने इसे मुश्तइल कर दिया। तुम आखिर होते कौन हो मुझ पर इतना रौब जमाने वाले और जिरा करने वाले? मैं ना सिर्फ तुम्हारा कजन हूँ और मंगेतर भी हूँ, बल्कि होने वाला शोहर भी हूँ। इस लिहाज से मैं पूरा पूरा हक रखता हूँ कि अपने होने वाली बीवी के हर फेल से आगाह रहूँ। उसको किसी से कोई नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो तो उसे बचाने की कोशिश करूँ। माहीन के इस्तफसार पर खिजर का लहजा एकदम ही बदला और वो मुस्कुराकर बोला था, इस सोच में मत रहना कि मैं तुमसे शादी करूंगी, ना ही इस रिश्ते के हवाले से आइंदा कभी मुझ पर रौब जमाने की कोशिश करना। उसने तेज लहजे में कहा, यार मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे खफा हो, मगर इतना बड़ा फैसला यूं लम्हों में तो ना करो ना। वो इसके मुकाबिल ही बेड पर बैठ गया। लहजे को हत्तुल मकदूर उसने संजीदा ही रखा। तुमसे शादी ना करने का फैसला मैंने मंगनी वाले रोज ही कर लिया था, सो इसे लम्हों में किया जाने वाला फैसला नहीं कहेंगे। बिल्कुल दुरुस्त। मैं इस बात से भी बाखबर हूँ कि तुम्हारी नाराजगी का सिलसिला काफी पुराना है, मगर मैं तुम्हारे वो तमाम गिले शिकवे दूर करने को तैयार हूँ जिसके सबब तुम ये रिश्ता खत्म करने पर बजीद हो। मुझे तुमसे कोई गिले शिकवे नहीं, उसने रूठे लहजे में कहा। अब तुम चाहे मुकरो इस बात से, मगर मैं जानता हूँ कि तुम्हारी इस तवील नाराजगी की वजह इस गिले पर है कि मैं तुमसे मंगनी की खबर सुनते ही खुश क्यों नहीं हुआ। ऐसी हसीन सूरत बैठे बिठाए बगैर किसी मेहनत के मुझे मिल रही थी, वगरना ऐसा गोहरे नायाब तो मेरी माँ जूतियां घिसा लेती तब भी ना मिलता। सो कम अज कम खुशी से भंगड़ा तो डालना चाहिए था मुझे अपनी मंगनी पर। कुछ ऐसी ही आरजुएं मोहतरमा के चेहरे पर डेरा जमाई हुए थी उन दिनों, और कुछ इस शान से जमाई हुई थी कि किसी के लिए भी पढ़ना दुश्वार नहीं था। और मेरा तो इन दिनों काम ही अपनी मंगेतर का चेहरा पढ़ना था, सो कैसे ना पढ़ता। वो शरारती मुस्कान लबों पर सजाए कहता चला गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, खुद से ही ना जाने क्या क्या सोच लिया। उसने निगाहें चुराते हुए कहा, 100% ऐसा ही था, और तो और मोहतरमा इजहार भी चाहती थी। उसने निचला लब दांतों तले दबाकर शरारत से उसकी सूरत तकी। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं, यकीनन कोई ख्वाब ही देखा होगा। वो साफ मुकर गई। दिल ने अलग धड़क धड़क कर दिमाग खराब किया हुआ था। यूं धड़क रहा था जैसे कोई ढोल ढम ढम ढमाढम। चलो तुम्हें याद नहीं, लेकिन मुझे तो याद है ना, सो मैं तुम्हारी ख्वाहिश अभी पूरी कर देता हूँ कि तुम पे मुझे कोई शौक नहीं है बेहुदा गोई सुनने का। तुम प्लीज खामोश रहो। उसने बौखलाकर उसकी बात कता की। उसके बौखलाने पर वो जी भरकर महसूस हुआ। खामोश कैसे रहूं यार, जबकि मुझे तो अभी तुमसे इस बात पे भी एक्सक्यूज करना है जिसकी वजह से आनी ने तुम पर हाथ उठाया था। वो अपने इस फेल पर वाकई शर्मिंदा था। यार मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी सी बात पर आनी इस कदर मुश्तिल हो जाएंगी, वरना ज़राह शरारत ही सही मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करता। बड़ी जल्दी एहसास हो गया अपनी इस गलत हरकत का। उसने नाराज निगाहों से खिजर की सिम देखा। अब ये मुझ पर इल्ज़ाम है। इसकी एक बात के लिए मैं तुमसे कई बार माजरत कर चुका हूँ। मुतअद्दिद बार लंदन से कॉल भी इसी मकसद के लिए करता रहा, मगर तुम्हें तो मुझसे बात करना भी गवारा नहीं था। कभी तुमने मेरी कॉल ही रिसीव ना की, तब मैंने भी सोचा कि जाकर ही मनाऊंगा। प्लीज़ यार अब भूल भी जाओ इस बात को। चलो आओ फिर से दोस्ती कर लें। वो दोस्ताना मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोला, मैं ये सब भूल भी जाऊं तो नया रिश्ता तो मैं तुमसे फिर भी नहीं जोड़ूंगी। खिजर के पीछे इतना जो उसने अपना खून जलाया था, उसके बाद इतना हक तो उसका बनता था कि वो अभी इसे और थोड़ा और सताए। मेरे खुदा, उसने बेबसी और मदद तलब निगाहों से ऊपर देखा। अब इनकार की बजाय यकीन नजरनाज की मुझसे बेतकल्लुफी ही है। देखो मुकरना नहीं, नानी अम्मी मुझे तुम्हारी हर बात से आगाह करती रही हैं। ओ गॉड, इस इंकशाफ पर वो हैरत से गंग हुई। यानी कि नानी अम्मी भी? सदमे से बेहाल होते हुए वो एक झटके से उठी। मैं अभी नानी वो जिस तेजी से उठी थी फिर उसी तेजी से बैठ भी गई। उसे याद आ गया कि वो इस वक्त नानी अम्मी के घर नहीं बल्कि अपने घर में है। सो फौरी बाज प्लस की ख्वाहिश फिलहाल मुमकिन नहीं। उसके क्विक एक्शन पर खिजर एकदम कहकहा लगाकर हंस दिया और वो अपनी शर्मिंदगी और झीम मिटाने के लिए एकदम बोल उठी, हाँ साबित तो तुम भी अपनी हरकतों से यही करना चाह रहे थे कि जरनाज तुम्हारे नजदीक कोई खास ही अहमियत रखती है। जले दिल की तपिश लफ्जों में भी आ गई। खिजर मुस्कुराया, मेरे नजदीक वो खास क्या,
आम हैसियत भी नहीं रखती। अलबत्ता वो ज़रूर मुझ पर अपना दिल हार बैठी है। इस सिलसिले में मुझे अपना गर्विदा बनाने के लिए वो बेचारी काफ़ी कोशिश भी किया करती है, जो तुम्हारे साथ मुझे भी बुरी लगती है। मगर अब हमारा बचपना तो रहा नहीं जो हम पहले की तरह लिगी रपटे रखे बगैर बिना खरी खरी सुना दें। अब जबकि हम बड़े हो गए हैं तो कुछ लिहाज मुरब्बत को भी लिफ्ट करवानी पड़ती है, कुछ गुस्से को भी आंखें दिखानी पड़ती हैं, कुछ नागवारी से भी मुंह मोड़ना पड़ता है। और ये जो दाऊद साहब हैं ना, रज़ान से उसकी बदगुमानियां दूर करते हुए अचानक दाऊद के मुतल्लिक कुछ याद आने पर उसका लहजा तलख हुआ। इस जैसे खतरनाक बंदे से तुम जैसी समझदार लड़कियों को दूर ही रहना चाहिए, उसने तंजिया लहजे में समझदार पर जोर देते हुए कहा। और उसने किसी कदर नाराजगी से खिजर की सिम देखा। ये आजकल तुमसे बहुत ज्यादा क्लोज होने की कोशिश में है, तो ये क्यों भला? उसने इस्तफामिया निगाहों से माहीन की सिम देखा। मुझे क्या मालूम, ऐसी तफशीशी सरगर्मियां भी खुदा तुम्ही को मुबारक करे। वो हनूस खफा थी। खिजर ने गहरी सांस ली। खुदा खैर करे, मुझे लग रहा है मुस्तकबिल में भी मुझे मेरा रब इसी काम में मशगूल रखेगा कि मैं हमा वक्त ये ध्यान रखूं कि मेरी निस्बे बेहतर अपनी समझदारी से कोई ऐसा शानदार कारनामा ना अंजाम दे ले जो तारीख में सुनहरी हरूफों से लिखने के लायक हो। उसने मुस्कुराकर शरारत से कहा, बेफिक्र रहो, ऐसा जुल्म तुम्हारे साथ तभी होगा जब मैं तुमसे शादी पर रजामंद हो जाऊंगी। और मुझे अपने आप से भी दुश्मनी का कोई शौक है ना इरादा। फिर वही बात, वो जिच हुआ। इस तरह तो तुम जरनास की राह हमवार कर रही हो। तुम्हें इल्म नहीं होगा, मगर मैं सब खबर रखता हूँ। अपने भाई साहब को भी उसने हम अपनी राह का कांटा हटाने के लिए तुम्हारे पीछे लगाया है। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि मेरा कौन सा अमल जरनास की राह हमवार कर रहा है और कौन सा उसके लिए दुश्वारियां पैदा कर रहा है। मैं सिर्फ अपनी बात करूंगी, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। इतने बरस तक मेरा दिल जलाता रहा है, अब मैं कम से कम 3-4 रोज तो इससे मिन्नतें कराऊंगी। दिल ही दिल में अज़म करती हुई वो बड़ी शाद और मुतमईन थी। उसकी सूरत को बड़े ध्यान से देखते खिदर ने गहरी सांस भरी और गोया हुआ, ठीक है माहिन, तुम्हारी मर्जी मेरे नज़दीक मेरी अपनी ख्वाहिश से ज़्यादा अहमियत रखती है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। लहजे में हद दर्जा मायूसी समोए वो उठ खड़ा हुआ। और तुम किसी किस्म की कोई भी फिक्र अपने जहन पर सवार मत करना। शादी से इनकार भी मेरी तरफ से ही सामने आएगा। तुम फिक्रमंद कतई ना होना। और यूं भी मोहब्बत तो महबूब की खुशी का नाम है, सो मैं ये साबित भी कर दूंगा। मायूसी से कहकर वो दरवाजे की सिमत बढ़ गया। मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? वो बौखला गई। ये तो बाजी ही पलट गई। अब क्या करूं? जहन की कारकर्दगी तो पहले ही बहुत खराब थी, सो बौखलाहट में मजीद हुई। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। वो तेजी से उठकर उसकी राह में हाइल हुई। खिदर के दरवाजे की सिमत उठते कदम रुक गए। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। उसने मासूमियत की हद कर दी। ओह मेरे खुदा, कितना मुश्किल वक्त आन पड़ा है। अब मामला कैसे सुलझाऊं? वो नर्वस होने लगी। मैं कह रही हूँ कि लम्हा भर को रुककर उसने थूक निकला। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। उसने वही बात दोहरा दी। अब कैसे बाज रखूं इसे अपने इरादे से? अच्छे खासे मामले को खुद ही उलझा दिया मैंने। वो झिंझलाई। वो ही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या नहीं कहा तुमने? उसने एक बार फिर अनजान बनते हुए पूछा। वैसे तो हर वक्त बुकरात को मात देने के चक्कर में होते हो। अब ये इतनी आम सी बात तुम्हारे लिए फीसा गोरस का मसला बनी हुई है। उसकी नासमझी पर माहीन को गुस्सा आने लगा। यार नाराज क्यों हो रही हो? नहीं समझ सका तभी तो पूछ रहा हूँ ना। खुदा जाने क्या मसला है। टेंशन में तो दिमाग साहब भी काम करना छोड़ देते हैं। कोई मुनासिब बात जहन में ना आने पर उसे अपने जहन से भी शिकायत होने लगी। अब शायद इस अफलातून को साफ लफ्जों में ही कहना पड़े, शायद तभी समझे, मगर कैसे कहूँ? तो जब्जुब में घिरी वो अपने जहन में अल्फाज तरतीब देने लगी। खुलकर कहने में कोई परेशानी है क्या? तुम्हें जो कहना है साफ लफ्जों में कहो ना। वो उसकी हिम्मत बंधा रहा था। खिजर, दरवाजा खोलकर सारा ने गर्दन अंदर की। अगर रूठा यार मना लिया हो तो चलो भाई, मुझे देर हो रही है। दो बार मेरे सरताज कॉल कर चुके हैं। माहीन ने पीछे मुड़कर देखा और सामने से हटकर सोफे पर जा बैठी। अबे यार सारा, बड़े ही गलत वक्त पर एंट्री दी है तुमने, बिल्कुल किसी विलन की तरह। उसने मायूसी से अपने सर पर हाथ फेरा। क्यों? हीरोइन साहिबा कोई रोमांटिक सा गाना गाकर इजहार मोहब्बत करने वाली थी? माहीन ने घूर कर सारा को देखा। गाना गाकर तो नहीं, अलबत्ता नसर में इजहार मोहब्बत जरूर करने वाली थी। खिजर ने शरारती निगाहों से माहीन को देखते हुए कहा। मेरे खुदा, ये किस आसानी से मुझे बेवकूफ बना लेता है, ड्रामेबाज। सब समझ जाने के बाद भी अनजान बनने की अदाकारी किस खूबी से कर ली। आज इसकी ड्रामेबाजी का राज खुलने पर वो मुश्तिल होने के बजाय पुरसकून हो गई। चलो शुक्र है, बंदा समझदार है। अब मुझे अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहना पड़ेगा। उसने बड़े मुतमईन अंदाज में कुशन गोद में रखकर सोफे की बुश से टेक लगा ली और मोबाइल हाथ में लेकर इनबॉक्स चेक करने लगी। सारा उजलत में थी, सो अभी तक साबका अंदाज में खड़ी थी, यानी सर अंदर और धड़ बाहर। मौसम अच्छा है खिजर, कुछ खबर नहीं कि अगले चंद लम्हों में किस रुख की हवाएं चलने लगे। सो मेरा ख्याल है अगर मोबाइल वाला राज भी अभी अभी मुनकशिफ कर दो तो हालात साजगार रहेंगे। सारा की कोड वर्ड्स में की गई बात पर उसने कन अखियों से दोनों भाई बहन को देखा।
और अगर मूड खराब हो गया तो? किसी खदशे के तहत खिजर ने पूछा। तो उसे तकदीर का लिखा समझ कर कबूल कर लेना, सारा ने बेपरवाही से कहा। मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ। सारा के जाने के बाद वो मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। वो माहीन अभी जो मोबाइल वाला राज का सारा जिक्र करके गई है ना, कंफ्यूज सा वो सर खुजाने लगा। वो राज दरअसल ये है कि तुम्हारी फ्रेंड है ना सुहाब, उसने जो तुम्हें अपना न्यू नंबर दिया है वो दरअसल सुहाब का नहीं, मेरा नंबर है। न्यू नंबर? वो जो सिर्फ तुम्हारे पास और तुम्हारी दोस्तों के पास ही है। उस नंबर से तुम्हें हासिल होने वाले तमाम मैसेजेस मैं ही करता था। इंकशाफ था या कोई बम फटा था? माहीन पर सख्ता तारी हो गया। नीचे से खिदर के नाम की पुकार पड़ने लगी। अब इस ताज़ा गुस्ताखी पर भी दिलो जान से माजरत यार, हालांकि इसमें मेरा दोष 1% भी नहीं था। ये सरासर सुहाब की शरारत है। वो इजलत में था सो उसके सदमे से बेहाल सूरत देखते हुए दरवाजे की सिमत बढ़ गया। या अल्लाह, ये सारे के सारे गद्दार क्या मेरे ही नसीब में हैं? दोस्तें मेरी हैं और वफादारियां किसी और से। वो रोहानसी हो गई। ऐसी गद्दारों से दोस्ती कायम रखना अपने आप से दुश्मनी करने के मुतरादिफ है। मैसेज टोन बजी थी। जुनैरा ने सॉरी का पिक्चर मैसेज सेंड किया था। उसने रिप्लाई नहीं किया। चंद लम्हों बाद सुहाब और दुआ की तरफ से भी सॉरी का मैसेज आ गया, मगर वो भी उसके इरादे में दरार का बाइस ना बन सके। अगला मैसेज खिजर के नंबर से आया था, जिसे आज तक वो सुहाब का नया नंबर समझती रही थी। तुम्हारी दोस्तों ने जो कुछ भी किया वो हम दोनों के दरमियान पैदा हो जाने वाले फासले को मिटाने के लिए उनकी एक छोटी सी शरारत थी। उनका ख्याल था कि इस तरह तुम्हारे हालात से आगाह होकर तुम्हारी बदगुमानियां दूर करना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। अगर तुम अपने और मेरे माबैन ताल्लुकात की बेहतरी पर खुश हो तो प्लीज अपनी दोस्तों का कसूर माफ कर देना। और दूसरी बात यह कि मेरा नंबर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट से हटा दो। हाँ, जिसकी मर्जी में आए मुझे बेवकूफ बना दे और मैं बड़े आराम से सबके कसूर माफ करती फिरूं। उसने जलकर सोचा और मोबाइल को साइड में पटकने से पहले खिजर के नंबर यानी साहब के न्यू नंबर को डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट से हटा दिया। और फिर मोबाइल पटकने पे मुश्किल 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि सखियों से राब्ते के लिए दिल हमकने लगा। क्या करूं, इन कमबख्तों में खुदा जाने कैसा जादू है जो दिल कतई ताल्लुक पर आमादा ही नहीं। बड़बड़ा कर उसने सेलफोन उठाया और टेक्स्ट टाइप करने लगी। गद्दारों, बुकराज से मेरी दोस्ती हो गई है। अगरचा उसके जरिए तुम लोगों की गद्दारी भी मुझ पर आया हो चुकी है, मगर फिर भी तुम लोगों से कतई ताल्लुक का हौसला खुद में नहीं पाती, क्योंकि तुम लोग मेरा जिगर हो यारो। ये स्टोरी भी कंप्लीट हो गई है। बहुत अच्छी स्टोरी लगी मुझे। ये थोड़ी फ़नी भी थी, थोड़ी रोमांटिक भी कह सकते हैं, और अच्छी लव स्टोरी थी। आप भी कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, है ना? यकीनन कर दिया होगा। और लाइक कर दें और शेयर लाज़मी कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपनी फैमिलीज़ में, और दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।